कहाँ जा रहे हो? चलो बैठो 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 बैठो। एकदम खाली खाली सा लग रहा है। वो लोग हमारे बीच होंगे वापस थोड़े दिनों में ऐसा बिल्कुल गायब नहीं, 15 दिनों बाद मिलेंगे। ऑफ चलो चलो नहीं नहीं नंदिनी सब ठीक हो जाएगा, आप मिलोगे फिर भी उनसे ऐसा सुबह शाम पे, ऐसा चिंता मत करो आप। चलो क्या 15 दिन बाद थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा बुरा भी लगेगा, फिर वो बैठने की जगह नहीं मिलेगी ना इसी की देखा देखा देखा। नहीं 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 बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कभी कभी होता है जीवन में कभी कभी। आज सुबह की बात है आज गजब ही हुआ। सो आपका नाम डॉली है मैम? हाँ बैठो मैम। नहीं नहीं सॉरी, क्या नाम तो इसमें क्या हो गया लेट आने के लिए? हाँ हाँ बैठो बैठो जस्ट करिए चलो बैठो। यस पीपल चलो हाँ चलो शुरू करेंगे। यस चलो सुबह का छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ फिर शुरू करता हूँ। तो आज सुबह मैं आया यहाँ पे, तो वी हैड अ लेक्चर एट 8 ना, तो मैं 7:15 7:30 के करीब आ गया था। एंड कभी कभी ऐसा वंस इन अ वाइल व्हाट आई डू इज कि ये ऐसा रिवर साइड कोई जगह होती है ना, तो वहाँ पे जाके ऐसा कार में ही आई मेडिटेट, जनरली मैं घर पे करता है, ठीक है। तो आज सुबह मैं आ गया था इधर, और ये जो अपना ये वाला ब्रिज है ना, कौन सा वाला, सेंट्रल वाला, गरवारे वाला है ना, उस वाले ब्रिज पे मैंने कार खड़ी कर दी थी। एंड देन आफ्टर मेडिटेट, मतलब मैं ऐसे ऐसे नहीं बैठता हूँ, मस्ती कार में बैठ जाता हूँ और ऐसा उसको थोड़ा सा रोल डाउन करके और ऐसे शांति से बैठ जाता हूँ 15 मिनट के लिए, ऐसा। तो आई डू इट ऐसा। तो आज सुबह क्या हुआ, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था नॉर्मली, और उधर से एक स्टूडेंट ऐसे शुभम, मतलब मेरा स्टूडेंट टाइप था पहले, वो फ्रेंड था, एंड देयर आफ्टर ही इज टीचिंग, तो ही यूज्ड टू वर्क विद मी पहले, तो अभी दूसरी अकेडमी पढ़ाता ही है ऐसा। नहीं नहीं नहीं, अरे एक तो शुभम इतने अपने मुझे में शुभम जोशी, तो वो पढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो मित्र ही मेरे, तो वहाँ से निकले थे, आ जाओ आ जाओ ठीक है ना। तो मुझे पता है मैं क्या कर रहा था, ठीक है, वो किसी और को तो पता नहीं है। इधर सब लोग वापस इधर आ जाओ, ठीक है। तो वापस इमेजिन कर लो वो ऐसे जा रहा है सुबह 7:30 बजे, एक आदमी कार में ब्रिज के किनारे ऐसे करके बैठा हुआ है बस फिर देन वो आता है, बोले क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं लाइट ले। तो इसलिए कह रहे क्या वो नहीं होते एकदम ऐसा वो ड्रग एडिक्ट लोग या फिर ऐसे अल्कोहलिक, वो लोग ऐसे सुसाइड करने का सोचने वाले और बस ऐसे ब्रिज के किनारे बैठे। मैंने कहा जा दिमाग खराब मत कर। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि कभी कभी क्या होता है कि अपन कुछ कर रहे हैं जीवन में, है ना, और अपन एक अलग ही माइंडसेट में, और जनता देख के लगता है कि भाई ये कुछ और ही चल रहा है ऐसा। तो भाई साहब लाइफ में अलग अलग माहौल चलता रहता है, बट आज सुबह तो एकदम जबरदस्ती हो गया था, वो उसका रिएक्शन ही ऐसा कि ये ड्रग एडिक्ट वगैरह लोग हैं ऐसे कूदने उदने वाले, संभालो। मैंने कहा नहीं भाई, आई एम जस्ट सिटिंग हियरिंग सम म्यूजिक नाइसली ऐसा। तो जीवन में कुछ भी होता है यारो, राजी रहने का, मजे में रहने का, हंसते रहने का, ठीक है नंदिनी, गुस्सा नहीं करने का, लोग कुछ भी सोचे जो मन में है वो करो आप, ठीक है ना, लोड लेने का नहीं। चलो पढ़ाई करेंगे अब। चलो हम लोगों ने कल जो लास्ट टॉपिक देखा फटाफट उसका क्विक रिवीजन करेंगे और इसी टॉपिक को और एक्सटेंडेड तरीके से आज पढ़ेंगे। चलिए फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट ये हमने पढ़ा था। इश्यूअर अगर कभी भी शेयर्स इश्यू करना चाहता है तो उसको एक पूरे प्रोसेस से गो थ्रू करना होता है। उसमें सबसे बड़ा कि उसको ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट की 3 कॉपी देनी होती है सेबी को, उसके साथ में उसको स्टॉक एक्सचेंज को प्रमोटर की कुछ डिटेल्स भी देनी होती है, उसके साथ में उसको एक अग्रीमेंट देना होता है कंपनी और मर्चेंट बैंकर का, बिकॉज ये इश्यूअर के बिहाफ पे जनरली देता कौन है, मर्चेंट बैंकर। ये हम लोगों ने लिखा है इश्यूअर देगा, लेकिन इश्यूअर को ही देना है, इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ इश्यूअर, बट इश्यूअर के बिहाफ पे जनरली देता है मर्चेंट बैंकर, ठीक है। तो मर्चेंट बैंकर ये डॉक्यूमेंट्स देता है, तो साथ में उसको एक अग्रीमेंट देना है ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ में कि आई एम द मर्चेंट बैंकर, आई हैव एन अग्रीमेंट विद द कंपनी एंड आई एम ऑथराइज्ड टू गिव दिस लेटर। तो पहला एक अग्रीमेंट हो गया कंपनी और मर्चेंट बैंकर के बीच, दूसरा एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट के अभी तक के सारे लीगल कंप्लायंस हमने अच्छे से कर लिए हैं, एंड इफ एट ऑल यू आर इशूइंग डेट सिक्योरिटी, कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी, तो अनदर ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट बाय डिबेंचर ट्रस्टी। ये सब चीजें हमने सेबी को दे दी। फिर वी वेट फॉर 30 डेज कि 30 डेज के लिए हमें वेट करना है कि सेबी कोई भी ऑब्जर्वेशन या कमेंट बता सकता है कि 30 डेज कहां से शुरू होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। द डेट ऑन विच वी हैव गिवन द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, वहां से शुरू हो जाएगा, या फिर और द डेट ऑन विच we have satisfactorily replied to the issues concerns raised by them और information asked by them, हमने जब satisfactorily दे दी वहां से 30 डेज स्टार्ट होगा। या फिर अगर मान लीजिए सेबी ने इंफॉर्मेशन हमसे नहीं मांगी, इश्योर से नहीं मांगी है, रेगुलेटर या एजेंसी से मांगी है, तो द डेट ऑन विच दे हैव गिवन द इंफॉर्मेशन satisfactorily। और लास्ट पॉइंट आता है द डेट ऑफ रिसीट ऑफ इन प्रिंसिपल अप्रूवल, कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल अगर अभी तक आपने लिया ही नहीं है, तो जब आप इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेंगे वहां से 30 डेज स्टार्ट होते हैं। सो 30 डेज स्टार्ट होते हैं 4 ऑफ दीज में विचएवर इज लेटर,
वहां से आपके ये 30 डेज स्टार्ट होते हैं। ये हो गया। 30 डेज के अंदर ऑब्जर्वेशन वगैरह आ जाने चाहिए। उसके बाद में इश्यूअर ने क्या करना है, जो ऑब्जर्वेशन आए, जो कमेंट्स आए, उनको अपने ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट में इनकॉर्पोरेट करना है और इस ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट को बनाना है फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट। फिर ये आरओसी के पास रजिस्टर होता है। सेबी को भी एक कॉपी देते हैं कि देखो हमने चेंजेस इनकॉर्पोरेट कर लिए। स्टॉक एक्सचेंज को भी कॉपी देते हैं और फिर हम ये दे देते हैं पब्लिक को। यहां तक हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। बहुत ज्यादा आसान है, कोई परेशानी नहीं हो रही अभी तक भी। चलिए अब हम इसी टॉपिक का थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट है जो यहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं, ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट एंड ऑफर डॉक्यूमेंट टू बी अवेलेबल टू पब्लिक। हमने भी पढ़ा ना कि पब्लिक को जाने वाला है, अब उसी को हम थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ने वाले हैं कि कैसे जाता है। 100% फोकस ऑन द स्क्रीन। चलिए, एवरीथिंग इज गुड हियर, एवरीथिंग इज गुड हियर। चलो, द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद सेबी शैल बी मेड पब्लिक फॉर कमेंट्स। जो ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट आपने सेबी के पास फाइल किया, साथ ही साथ वो पब्लिक के पास भी जाता है फॉर इनवाइटिंग कमेंट्स, इफ एनी, फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। 21 दिन विद इन 21 डेज ऑफ द डेट ऑफ फाइलिंग पब्लिक उस पर कमेंट्स कर सकता है। ठीक है, बाय होस्टिंग इट ऑन द वेबसाइट ऑफ सेबी, स्टॉक एक्सचेंज where specified securities are proposed to be listed and lead manager associated with the issue। तो पब्लिक के कमेंट्स इनवाइट किए जाते हैं, उसके लिए हम 3 वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। आप अपलोड कर रहे हैं सेबी की वेबसाइट पे भी, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी और लीड मैनेजर की वेबसाइट पे भी। इन तीनों जगह पे आप उसको अपलोड कर देते हैं कि पब्लिक में अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है तो अपने कमेंट्स यहाँ पे दे सकता है। ठीक है सर, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। द इशूअर शैल विद इन 2 days of filing the draft of a document with SEBI। SEBI को जब आपने ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल किया उसके विद इन 2 days मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट इन 1 इंग्लिश, 1 हिंदी एंड 1 रीजनल न्यूज़पेपर। यहां पे आपको करना है दैट द फैक्ट ऑफ फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट विद सेबी एंड इनवाइटिंग द पब्लिक टू प्रोवाइड देयर कमेंट्स टू सेबी। अब प्रॉब्लम यह है, आप पब्लिक के कमेंट्स इनवाइट कर रहे हो और आपने सेबी की वेबसाइट पे लगा दिया है, बट पब्लिक को पता थोड़ी ना है कि आपने सेबी की वेबसाइट पे लगा दिया और हम हमारे कमेंट्स दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देना है कि यार हमने सेबी को दे दिया ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और ये ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट हमारे वेबसाइट पे भी है, आप कमेंट्स कर सकते हो, आपको जो भी कमेंट करना है। ओके, सेबी की वेबसाइट, इश्यूर की वेबसाइट और लीड मैनेजर की वेबसाइट पे है, दैट इज गुड। द लीड मैनेजर शेल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड स्टिपुलेटेड अबव, ये जो 21 दिन का टाइम पीरियड है, ये जब 21 दिन का टाइम पीरियड हो जाएगा उसके बाद में ही विल फाइल विद सेबी डिटेल्स ऑफ द कमेंट रिसीव्ड बाय देम और द इशूअर फ्रॉम पब्लिक on the draft of a document during that period and consequential changes if any that are required to be made in the draft of a document। अब लीड मैनेजर क्या कह रहा है सुनना, ये कौन सा वो 30 डेज का टाइम पीरियड ही चल रहा है। ये जब 30 डेज का टाइम पीरियड चल रहा था, इसी बीच 21 दिन हमने पब्लिक को दिए थे कमेंट करने के लिए, वो 21 डेज तो कंप्लीट हो जाएंगे और अभी भी 30 डेज तो चालू ही है ना। तो हमने मान लीजिए इस दिन ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट दिया था, ये हमारा ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट का डेट हो गया। इसमें ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जैसे हमने सेबी को दिया, इसके साथ में हमने उसको वेबसाइट पे भी अपलोड करवा दिया, ठीक है, और 2 दिन के अंदर न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट भी दे दिया है। अब पब्लिक को पता चल गया, पब्लिक के पास है 21 दिन, 21 डेज, जिसके अंदर वो कोई भी कमेंट अपने यहाँ पे अगर वो कोई भी चीज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन अभी भी 30 डेज तो चल ही रहा है ना, कुछ 7 से 10 दिन तो अभी भी सेबी के पास हैं। तो जैसे ये 21 डेज ओवर होते हैं, लीड मैनेजर तुरंत सेबी को लिखता है कि ये पब्लिक के कमेंट्स आए हैं, अभी भी सेबी का 30 डेज चल रहा है, इस बीच सेबी को लिखता है ये पब्लिक के कमेंट्स आए हैं और ये चेंजेस हमें करने हैं, या फिर अगर कोई चेंजेस नहीं भी करने हैं तो ये पब्लिक के कमेंट्स आए हैं। लीड मैनेजर हैज टू राइट टू सेबी अबाउट द कमेंट्स रिसीव्ड। रुकना, the issuer and the lead manager shall ensure that the offer documents are hosted on the website as required under these regulation and its contents are the same as the version as filed with ROC, SEBI and stock exchanges as applicable। कि आपने अपने वेबसाइट पे वही अपलोड करना जो आप सबको दे रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में से अपन ने कुछ चीज़ें चेंज कर दी तो अपनी वेबसाइट पे कोई और ऑफर डॉक्यूमेंट है, सेबी को कुछ और फाइल कर रहे हैं। एग्जैक्टली सेम वर्जन जो आप अपने पास रख रहे हैं वही वर्जन आपको फाइलिंग करना है, जो आप वेबसाइट पे अपलोड करें वही फाइलिंग भी होना चाहिए ऑफर डॉक्यूमेंट का। फेयर। The lead manager and the stock exchange shall provide copies of the offer document to the public and as and when requested and may charge a reasonable sum for providing such a copy for the same। ये तो ठीक है, ये एंड में देखेंगे। अभी हम लोगों ने क्या देखा, फोकस करते हैं यहाँ पे। ये जो हमारा प्रोसेस चलता है, ये जो हम हमेशा पढ़ते हैं, इसमें कुछ छोटा मोटा एडिशनल प्रोसेस जो हमने देखा कि इशूअर जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, इशूअर हम पढ़ते हैं कि हाँ ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सेबी को देगा और 30 डेज तक वेट करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज़ देखी हमने कि इस बीच पब्लिक से कमेंट्स इन्वाइट किए जाते हैं। नाउ अंडरस्टैंड, जैसे ही आपने सेबी को ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया, उसी के साथ में इश्यूअर, ओफो बहुत ही गंदा, उसी के साथ में इश्यूअर न्यूज़पेपर के अंदर इसको पब्लिश करता है। व्हाट इज रॉन्ग, वेट,
न्यूज़पेपर के अंदर उसको आज सुबह हम लोग कह रहे थे सिर्फ एमसीएस में ही होता है, इतने दिन तक इतना प्यारा चल रहा है फंडिंग में। रुक जाओ हे भगवान, रुक जाओ, क्या करेंगे अपन, भगवान का नाम लेंगे, वापस कोशिश करेंगे। न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, चलो एक बार टॉपिक को पहले कंप्लीट करते हैं, आगे का आगे देखेंगे। इधर आओ। तो हमने नई चीज़ क्या देखी, सिंपल, कि इश्यूअर न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देता है, साथ में इश्यूअर को इंश्योर करना है कि वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड हो। पहले वेबसाइट पे अपलोड करोगे आप, फिर उसी चीज़ का न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देते हो कि हमने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। और ये सब कर क्यों रहे हैं, टू इनवाइट कमेंट्स फ्रॉम पब्लिक। कमेंट्स फ्रॉम पब्लिक, तो ये एक नई चीज़ हमने देखी बस आज, कि क्या होता है कि जब भी आप ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सेबी के पास फाइल कर रहे हो, उसके 2 दिन के अंदर, ये 3 चीज़ें तो करनी है, कब कब करनी है, उसके 2 दिन के अंदर आपको न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देना है कि हमने वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं। किन किन की वेबसाइट पे अपलोड होती है, 3 वेबसाइट के ऊपर, सेबी के वेबसाइट के ऊपर, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर, और मर्चेंट बैंकर जो आपका लीड मैनेजर है उसकी वेबसाइट के ऊपर। इन तीनों की वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना है। तो तीनों की वेबसाइट के ऊपर सर हमने अपलोड कर दिया है, उसके 2 दिन के अंदर हमने न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट दे दिए हैं, और 21 डेज का समय दिया है जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति कमेंट कर सकता है। देखो यहां पे, issuer shall also file the draft of a document with stock exchange where specified securities are proposed to be listed and submit to stock exchange, sorry, कहाँ पे, इधर, read this. The draft of a document filed with, here, focus here. The draft of a document filed with SEBI shall be made public for comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of filing. Date of filing मतलब date of filing draft of a document to SEBI. जब आपने ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल किए थे, वहां से 21 दिन का समय दिया जाता है कि आप पब्लिक कमेंट्स कर सकती है। उसमें से 2 दिन तो वैसे भी लेस हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट ना, तो पब्लिक को तो हो सकता है 2 दिन बाद ही पता चले। तो जो एकदम अवेयर पब्लिक है उसको प्रॉपर 21 डेज मिलते हैं, बाकियों को तो 21 डेज भी नहीं मिलते, 19 के आसपास मिलते हैं। बट एनीवेज ये प्रोसीजरल रखा गया है, कौन सा पब्लिक वो देख के और कमेंट करता ही है। बट लॉ क्या है कि सिंपल, जिस दिन आपने ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया सेबी के पास, वहां से 21 डेज स्टार्ट हो जाएंगे, आपको वेबसाइट पे अपलोड कर देना है, और उसके 2 दिन के अंदर, विद इन 2 डेज फ्रॉम फाइलिंग द ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, उसी के 2 दिन के अंदर आपको न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट देना है कि भैया वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोड हो गया है, आपका टाइम जा रहा है, जाओ आप अगर चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हो गई, बहुत ज़्यादा आसान है कि आपने वेबसाइट पे अपलोड करना है, 3 वेबसाइट पे अपलोड करना है, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देना है विद इन 2 डेज फ्रॉम फाइलिंग, और कमेंट्स फ्रॉम पब्लिक आ सकते हैं विद इन 21 डेज फ्रॉम फाइलिंग। तो ये सब चीज़ें चलेगी फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। जैसे ही कमेंट आ जाते हैं उसके बाद क्या होगा, जैसे ही कमेंट्स आ गए उसके बाद में हमारे इशूअर के मर्चेंट बैंकर को वो कमेंट्स अपने साथ में, उसमें अगर हमें कुछ चेंजेस करना है वो इनकॉर्पोरेट करने के बाद में ये पूरा वापस किसको इन्फॉर्म करना है, सेबी को। तो ये जैसे ही होता है उसके बाद में दिस हैज़ टू बी इन्फॉर्म टू सेबी। ये आपको सेबी को इन्फॉर्म करना है, और अभी सेबी के 30 डेज चल रहे हैं, उसी बीच सेबी के पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि ओके ये जो पब्लिक कमेंट किए थे, पब्लिक को कमेंट्स के लिए इनवाइट किया था, उसमें यही रिस्पॉन्स आया, ठीक है, दैट्स इट। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, द लीड मैनेजर शेल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्टिपुलेटेड अबव 21 डेज फाइल विद सेबी डिटेल्स ऑफ द कमेंट रिसीव्ड बाय देम, जो जो कमेंट्स आए हैं, और द इशूअर फ्रॉम द पब्लिक, मतलब जो जो कमेंट्स उनके पास आए हैं या फिर इश्यूअर के पास आए हैं, ऑन द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग दैट पीरियड एंड द कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस इफ एनी दैट आर रिक्वायर्ड टू मेड इन द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो बताते हैं कि हमारे पास इश्यूअर के पास ये कमेंट्स आए हैं, इसके कारण ये चेंज करने की आवश्यकता है इफ एनी, अगर उनको लगता है कि हमें चेंज करना पड़ेगा, इससे पब्लिक को बहुत मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, तो जो भी चेंजेस भी सजेस्ट करते हैं चेंजेस के साथ में उनको सेबी को फिर ये फाइल करना है। यहाँ से सेबी के 30 डेज स्टार्ट नहीं हो रहे, ये वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी जो सेबी ने हमसे मांगी है, कंफ्यूजन नहीं। अगर सेबी हमसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है वहां से फ्रेश 30 डेज स्टार्ट होते हैं, ये नॉर्मल प्रोसेस, ये 30 डेज के अंदर ही चल रहा है। 30 डेज के अंदर की पब्लिक से कमेंट्स मांगे थे, और उसमें अगर हमें कोई कॉन्सिक्वेंशियल चेंज लगता है तो हम सेबी को बता सकते हैं। 21-22 डेज ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं, सेबी ओनली हैज 8 मोर डेज टू सजेस्ट एनी चेंजेस। यहाँ से 30 डेज स्टार्ट होने की कोई बात नहीं है, ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि हम सभी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना, तो जब इन्फॉर्मेशन देते हैं वहाँ से 30 डेज, नो,
वहाँ इन्फॉर्मेशन वाला पॉइंट क्या कहता है, सेबी ने हमसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है, हम वो इन्फॉर्मेशन सेबी को जब सेटिस्फैक्टरी दे देंगे, वहाँ से 30 डेज वापस स्टार्ट होता है. तो 30 डेज के बिटवीन का प्रोसेस है, एंड इट इज मियर फॉर्मेलिटी प्रैक्टिकली, बिकॉज मेजॉरिटी केसेस में पब्लिक डज नॉट कमेंट ओनली. अरे अपना ICS है, यहाँ बैठ के बोलता है सजेस्ट करो, हम करते हैं क्या? नहीं. तो पब्लिक के कमेंट जब भी इन्वाइट करते हैं तो जनता बोलती है ऐसा करना चाहिए, बट जनता एक्चुअली जाके कमेंट करती नहीं है. अब उसके अपने अपने रीजन से जनता को लगता है कि हमारे कमेंट करने से कौन सा कुछ चेंज कर दोगे. सेबी का ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जा चुका है, सेबी अप्रूवल देने वाला है, आप ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट के लिए. तो इसलिए पीपल डू नॉट रिस्पॉन्ड, एंड दैट इज व्हाई इट इज मियर फॉर्मेलिटी, बट दैट इज द फॉर्मेलिटी दैट वी आर रीडिंग. चल, उसके बाद में ये भी हो गया हमारा मस्ती से कि इश्यूअर को इन्फॉर्म कर देना है सेबी को भी, जो भी चेंजेस आए 21 डेज के अंदर जो चेंजेस आए वो सेबी को इन्फॉर्म कर देना है. सिंपल. अब जब ये सब चीज़ें हो गई, उसके बाद में द लीड मैनेजर शेल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, ये फाइल हो गया, द इश्यूअर एंड लीड मैनेजर शेल इंश्योर दैट ऑफर डॉक्यूमेंट आर होस्टेड ऑन द वेबसाइट एज रिगार्ड द रेगुलेशन. कि आपको लीड मैनेजर को ध्यान रखना है, इश्यूअर को ध्यान रखना है कि वेबसाइट पे चीज़ें रहे और उसका कंटेंट सेम रहना चाहिए, वर्जन सेम रहना चाहिए. आप ये नहीं कर सकते कि आपने वहाँ पे तो कुछ और अपलोड कर दिया और अपने पास कुछ और ला रहे हैं, नहीं. तो जो आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है ROC के पास, सेबी के पास, स्टॉक एक्सचेंज के पास, वही सब आपको अपनी वेबसाइट पे भी फाइल करके रखना है, ऑब्वियस सी बात है. एंड लास्ट पॉइंट कि अगर कोई भी व्यक्ति मांगता है, द लीड मैनेजर इन द स्टॉक एक्सचेंज शैल प्रोवाइड कॉपीज ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट टू पब्लिक एज एंड व्हेन रिक्वेस्टेड एंड मे चार्ज अ रीजनेबल सम फॉर प्रोवाइडिंग अ कॉपी ऑफ द सेम. कि कोई भी व्यक्ति कहता है कि हमें ऑफर डॉक्यूमेंट दो फिजिकल कॉपी के अंदर, तो आप उसको फिजिकल कॉपी के अंदर दे सकते हैं और उससे एक रीजनेबल सम ऑफ मनी चार्ज भी कर सकते हैं अगर कोई व्यक्ति मांगता है. जैसे कि आपकी वेबसाइट पे है, अब वो व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं सर, अपन को ये सॉफ्ट कॉपी देखने में मजा नहीं आता है, आप हमको हार्ड कॉपी भेजो, हार्ड कॉपी से हम लोग चेक करना चाहते हैं. या फिर ऑफर डॉक्यूमेंट मतलब फाइनल भी हो चुका है ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, फिर कोई व्यक्ति कहता है कि हमें हार्ड कॉपी दो, तो कंपनी उसको प्रोवाइड करेगी और कंपनी उससे कुछ रीजनेबल सम ऑफ मनी ले सकती है. रीजनेबल सम ऑफ मनी में जनरली ये लोग लेते हैं 10 रुपीज़ पर पेज. तो मान लीजिए आपका ऑफर डॉक्यूमेंट है 50 पेजेस का, तो 10 रुपीज़ पर पेज के हिसाब से 500 रुपीज़ आपसे ले सकते हैं. सो दिस इज हाउ इट वर्क. इट्स अ स्मॉल प्रोसीजर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. अब आता है एक पॉइंट दिमाग में कि सर ये जो हमने सर इतना सुंदर सा डायग्राम बनाया है, उसको क्या बिगाड़ दें क्या हम लोग? बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है. इधर आ जाओ. ये आपका डायग्राम एज इट इज रहने देते हैं. थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट में इसका एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं. 100% फोकस हमने क्या क्या सीखा. इधर आ जाओ. यहाँ पर है ईश्वर, ईश्वर के बिहाफ पे जो पूरा काम संभाल रहा है वो कौन है? उसका मर्चेंट बैंकर. वेरी इजी. ये है सेबी. ठीक है. तो व्हाट वी ऑलरेडी नो इज वी हैव टू गिव अ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट टू सेबी. क्या हो रहा है भाई, जादू है? ये नीचे कैसे आई अपने आप? नहीं नहीं, सब ठीक हो जाएगा, रुक जाओ. ठीक है, ये चलेगा. हाँ, ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट. तो दिस इज समथिंग व्हिच वी ऑलरेडी नो कि ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट फाइल होगा सेबी के पास. अब हमने नया बस ये सीखा कि जब भी ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसी के साथ साथ आपको अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड करना है. तो इश्यूअर को वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड करना है. अब जब वेबसाइट की बात करते हैं उन्होंने कह दिया 3 वेबसाइट के ऊपर रहेगा. मर्चेंट बैंकर की वेबसाइट पे रहेगा, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे रहेगा और सेबी की वेबसाइट रहेगा. ठीक है. तो सबसे पहले चीज सेम हो रही है कि ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जब सेबी को दे रहे हैं उसी के साथ में हमें वेबसाइट पे भी अपलोड करना है. इजी. एक और चीज है वैसे, वो भी लिख सकते हैं कि ये जो हम स्टॉक एक्सचेंज के पास, सेबी के पास फाइल करते हैं, साथ ही साथ स्टॉक एक्सचेंज के पास भी फाइल करना होता है. आपने ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जब सेबी को दिया, साथ में ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आप एक स्टॉक एक्सचेंज को भी दे दो. ठीक है सर, या फिर इट इज ओके. रुको, ये आने लिखते. तो आपने ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इन 3 वेबसाइट पे जाना है. ठीक है. सबसे पहले चीज, अब वेबसाइट पे जाती, अब वेबसाइट पे भी चला गया और मैं ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट भी दे दिया. अब हमें न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देना होगा बस. तो दिस हैज टू बी डन विद इन 2 days. तो इश्यूअर को न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देना है. अब ये कब देना है, ध्यान से, विद इन फ्रॉम फाइलिंग. अब फाइलिंग का मतलब ध्यान रखना, फ्रॉम फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट. यहाँ से विद इन 2 days आपको न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट भी देना है. न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट होगा 1 इंग्लिश हिंदी रीजनल. सिक्योरिटीज लॉ मोस्टली इंग्लिश हिंदी रीजनल तीनों बोलता है. कंपनी लॉ कहता है जनरली इंग्लिश एंड वर्नाक्युलर. ठीक है, हिंदी की बात नहीं करता है, बट सिक्योरिटीज लॉ में मोस्टली आपको मिलेगा इंग्लिश हिंदी रीजनल. तो इंग्लिश हिंदी रीजनल तीनों न्यूज़पेपर के अंदर हमको एडवर्टीजमेंट दे देना है. इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल.
तीनों न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टीजमेंट दिया। चलो हमने ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दे दिया, उसकी कॉपी वेबसाइट पे भी अपलोड करवा दी, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट भी दे दिया। अरे अब करना क्या है, कमेंट्स इनवाइट करने हैं, तो हमने न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट दिया ही इसलिए था टू इनवाइट कमेंट्स। अब ये हो गया, अब इश्यूअर को क्या करना है, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, यार ये एक्सट्रीम हो रहा है टू इनवाइट कमेंट्स। वंडरफुल। अब ये जो कमेंट्स इनवाइट हुए हैं, इश्यूअर को ये कमेंट्स कितने दिन में आ जाने चाहिए, विद इन 21 डेज। पब्लिक 21 डेज के अंदर इश्यूअर को जो भी कमेंट देना है वो दे सकती है। और ये भी कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। चलो अब ये हो गया, ये जो आप कमेंट्स दे रहे हैं ये आप दे सकते हैं इश्यूअर को, या फिर आप चाहें तो ये कमेंट्स आप दे सकते हैं मर्चेंट बैंकर को। मर्चेंट बैंकर, इश्यूअर, किसी के भी पास अपने कमेंट्स को आप सबमिट कर सकते हैं। यहां पे आपको 21 दिन का समय मिला है कि आप अपने कमेंट सबमिट करेंगे। जैसे ही आपके कमेंट सबमिट हो गए, नाउ दिस मर्चेंट बैंकर और द इश्यूअर दे हैव टू गिव दीज कमेंट्स टू हुम, सेबी। इसी के लिए तो पूरा कार्यक्रम कर रहे थे कि वेबसाइट पे अपलोड किया, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देके आप सबको बताया कि आ गया है, फिर आपके कमेंट्स आए, और अब ये कमेंट्स पूरे हम दे रहे हैं सेबी को, कमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक। बस, और ये हो गया कार्यक्रम पूरा फिनिश। बस यही चल रहा था। तो एकदम आसान तरीके से अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो अगर मैं इसको स्टेप में डालता हूँ तो ये स्टेप 1 तो पहले से ही हमको पता था। यहाँ से अगर मैं कमेंट्स फ्रॉम पब्लिक की बात करूँ तो स्टेप 1 हो गया। उसके बाद में स्टेप 2 वेबसाइट की बात अब उन्हें नहीं पता चली, वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। नाउ स्टेप 3 हमें न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देना है। न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट क्यों दिया, टू इनवाइट पब्लिक कमेंट्स। अब आ गया, अब स्टेप 4 के अंदर पब्लिक के कमेंट्स आने चाहिए, उसके लिए 21 डेज का हमें उनको समय देना कंपलसरी है, और ये हो गया। उसके बाद में जो भी कमेंट्स आए हैं स्टेप 5 के अंतर्गत हमें वो सेबी को इन्फॉर्म कर देने हैं। टिंग टिंग टिंग, हो गया हमारा काम खत्म। तो ये छोटा सा एडिशनल प्रोसेस है। चाहे हम लोग अगर बहुत ज़्यादा घुस जाएं तो हम इसको ऊपर वाले चार्ट में मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी कंफ्यूजन करने का नहीं। वो पूरा जो चार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। ये इतनी सी बात है कि पब्लिक कमेंट्स भी इनवाइट किए जाते हैं, तो उसको कहने के लिए छोटा सा चार्ट। चलो, तो इसके लिए अब बस हेडिंग क्या देंगे, पब्लिक कमेंट्स ऑन। आप लोगों ने कल जब अपना ये पेज पे ड्रॉ किया होगा, नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ी होगी, राइट? बस उतनी सी जगह के अंदर ये ड्रॉ कर लो और उसके ऊपर हेडिंग दे देना, पब्लिक कमेंट्स ऑन ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। मेरा डायग्राम बिल्कुल सुंदर नहीं है, आप लोग सुंदर बनाना। पब्लिक कमेंट्स ऑन ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तब तक मैं देखता हूँ जी, तभी साथ में स्टॉक एक्सचेंज को दे ही रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखते हैं। अब आराम से समझो, सब लोग यहाँ पे आ जाओ। उनका क्वेश्चन क्या है, उनका क्वेश्चन ये है कि सर स्टॉक एक्सचेंज को हम ऑफर डॉक्यूमेंट कब देते हैं, ये ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट देते हैं या फाइनल होने के बाद देते हैं? दी आंसर इज दोनों टाइम पे देते हैं, और मैं समझाता हूँ कैसे। अभी आप अपना ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी को दे रहे हैं, फिर आप स्टॉक एक्सचेंज को बोल रहे हैं कि आप अपने वेबसाइट पे अपलोड करो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, तो हम उन्हें देंगे तब तो वो अपलोड करेंगे। तो हमें एक ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट भी देना है। क्लियर हो गया? तो हम जब हमारा प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट हमने सेबी को दिया है, साथ में ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट स्टॉक एक्सचेंज को भी देना है, बट उसको मैंने लिख के कट क्यों किया, वो लिखने की जरूरत नहीं है, उनके वेबसाइट पे अपलोड करेंगे तो प्रिज्यूम्ड हम उनको दे रहे हैं। तो हम एक ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट उनको भी दे रहे हैं, उनके वेबसाइट पे अपलोड हो रहा है। सेबी को तो दिया ही था, उनके वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, और मर्चेंट बैंकर के पास तो है, उसने अपनी भी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। ये ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है। फिर ये 30 डेज का पूरा सेबी के साथ प्रोसेस हो गया। जब ये पूरा प्रोसेस होकर आ गया, सेबी ने कह दिया ये चेंजेस हैं, हमने उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करके नाउ द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट हैज बिकम फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट। फिर ये वापस हम लोग देते हैं स्टॉक एक्सचेंज को भी, फिर ये वापस हम एक बार सेबी को भी देते हैं, और आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन तो करवाते हैं। तो पहले भी दिया जाता है, बाद में भी दिया जाता है। और आपको एक और चीज बताता हूं, आपको आगे चैप्टर या सारे चैप्टर समझने में आसान होगा। लिस्टेड कंपनी अगर सांस भी लेती है तो वो सेबी को स्टॉक एक्सचेंज को बता के लेती है। समझना अच्छे से, इस तरह समझो, सांस ले भी रही है कि सांस ले ली तो स्टॉक एक्सचेंज मैंने सांस ले ली है,
इतना ज़्यादा डिस्क्लोजर है भारत के अंदर, बिकॉज इस प्रकार से देखो, जल्दबाजी मत करो ड्रॉ करने की, इधर आओ। इस प्रकार से देखो, आज आप लोग इंस्टाग्राम पे घूमते हो, हाँ ना तो बोलो ही मत, घूमते हो राइट, है ना। उस पर आप लोग को रैंडमली आप देख रहे हो और एकदम से एक व्यक्ति आएगा, ये शर्ट कितना अच्छा है, 500 रुपीज़ में COD। लोग कुछ ना कुछ बेचने के लिए आते रहते हैं, फिर कुछ छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बेचेंगे, कुछ बेचेंगे, घर पे सब्जी काटने का आइटम बेचेंगे। जिस प्रकार की चीज़ें आप देखते हो उस प्रकार की चीज़ें वो बेचने की कोशिश करते हैं, राइट। अब नहीं, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं दिखाता, बट स्टैंड अंडरस्टैंड, बट आप वहाँ पे खरीदने में कंफर्टेबल नहीं हो, नहीं, क्योंकि आपको उतना भरोसा नहीं होता कि इंस्टाग्राम पे कैसे क्या वो, अरे वो ये क्या क्या होता है, एयरपोर्ट्स 2000 में एयरपोर्ट्स घर पे भेज रहे हैं आपके, COD करके। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि एवरीथिंग यू विल सी देयर कि रैंडम पीपल आर सेलिंग दैट, बट यू आर नॉट सो कंफर्टेबल बाइंग इट। फिर देयर आर वेरियस ऑनलाइन वेबसाइट्स, हर किसी वेबसाइट से आप कंफर्टेबल नहीं हो, बट अमेजन फ्लिपकार्ट से आप तूफान कंफर्टेबल हो कि अमेजन से कोई चीज़ देने में आपको डर नहीं लगता कि हाँ ठीक है ना। वाई इज दैट सो? बिकॉज आपको अमेजन एज ए ब्रांड के ऊपर भरोसा है। अरे अमेजन के पीछे अमेजन थोड़ी ना बेच रहा है, हमारे जैसा कोई सेलर बेच रहा है ना, तो सेलर हमारे जैसा ही है। बट वो सेलर जब ऐसे इंस्टाग्राम मार्केटिंग या रैंडम सोर्स से आता है तो हमें उस पर इतना भरोसा नहीं है, लेकिन वहीं वो अमेजन से आता है तो हमें उस पर भरोसा क्यों हो जाता है? बिकॉज वी हैव अ ट्रस्ट ऑन अमेजन और रैदर फ्लिपकार्ट कि वो क्वालिटी कंट्रोल करते हुए इंश्योर करते हैं। सेम फंक्शन करता है लिस्टेड कंपनी में। आज की तारीख में जनता बिना सोचे समझे कंपनीज के शेयर्स खरीदती है, बिना सोचे समझे। मतलब किसी ने नाम बताया कि हिंडाल्को अच्छा है, ले ले, मुझे पता भी नहीं है हिंडाल्को का बिजनेस क्या है, ले लूंगा मैं। जनता जो इन्वेस्ट कर उनको ये भी नहीं पता कंपनी का बिजनेस क्या है। अरे एक बेसिक कन्विक्शन है, ओके कंपनी का बिजनेस है, इसका फ्यूचर है तो ले लेता हूँ। लोगों को कंपनी का बिजनेस भी नहीं पता, ले लेते हैं। स्टरलाइट एक इतनी पॉपुलर कंपनी है, जनता को लगता है वो केबल बना के बेचती है, और वो एक्चुअल बनाती थी केबल बहुत सालों तक। फिर उन्होंने अपना बिजनेस चेंज कर दिया, वो टेक कंपनी बन चुकी है। बट जनता, अरे केबल 5G आएगा इंडिया में, केबल खूब बिकेंगे, स्टरलाइट के शेयर ले लो। सो पीपल आर नॉट इवन अवेयर कि कंपनी का बिजनेस क्या है, लेकिन वो कंपनी के शेयर्स दे लेते हैं बिना सोचे समझे। क्यों? बिकॉज लोगों को इतना भरोसा है कि ये लिस्टेड कंपनी है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुई है, तो स्टॉक एक्सचेंज ध्यान रखता है क्वालिटी कंट्रोल का। सो यू नॉट टू वरिड अबाउट बाइंग अ शेयर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। मार्केट में शेयर प्राइस गिर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, वो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, कंपनी फ्रॉड निकल जाएगी। नहीं, कंपनी का प्रॉपर रजिस्टर ऑफिस होगा, कंपनी का बिजनेस होगा, ये सब चीजों का एक भरोसा है, बिकॉज दैट कंपनी इज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इतने स्ट्रिक्ट हैं कि आप सांस भी ले रही है एक लिस्टेड कंपनी तो उसको स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना है, एक डायरेक्टर को अपॉइंट किया इन्फॉर्म करना है, डायरेक्टर को निकाला इन्फॉर्म करना है, कोई बड़ा अग्रीमेंट किया इन्फॉर्म करना है, आप स्टॉक एक्सचेंज, आपकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है इन्फॉर्म करना है, आपको हर चीज जो आप कर रहे हो वो स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना है। तो अगर आगे कोई भी पॉइंट के अंदर लिखा नहीं भी है तो ये मान के चलो कि हर एक चीज इन्फॉर्म करनी है कि आपने ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बना लिया, स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना है, स्टॉक एक्सचेंज को दे देना है। फाइनल ऑफ डॉक्यूमेंट आ गया, स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर देना है। पब्लिक को आपने अपना प्रोस्पेक्टस दे दिया, ये भी स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना है। उसका जो आपका इशू डेट डिसाइड हो गया, स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना है। इशू ओपन हो गया, स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना है। एवरी माइन्यूट थिंग हैज टू बी डिस्क्लोज टू स्टॉक एक्सचेंज। तो ये चीज़ आप पूरे सिलेबस के अंदर ही ध्यान रखना। और 10,000 जगह पे ये लिखी हुई भी है इन्फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज, जहां नहीं लिखी है वहां पे भी मान के चलो यू हैव टू इन्फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज। तो लिस्टेड कंपनी हैज टू इन्फॉर्म एवरीथिंग टू स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर है? थोड़ा सा आइडिया लग रहा है ना? वैसे बैकग्राउंड से आगे बढ़ो और ये पेन डाउन कर लो एक बार अच्छे से। पब्लिक कमेंट्स ऑन ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। सही हो गया ना? आप लोग उसको ऑर्गेनाइज तरीके से लिखना, मेरा थोड़ा सा अजीब सा हो गया पूरा। न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट इंग्लिश हिंदी रीजनल विद इन 2 days फ्रॉम फाइलिंग एंड दिस इज टू इनवाइट कमेंट्स। ऑर्गेनाइज तरीके से लिखो।
वापस बोलो, स्टेप 4, डेट ऑफ फाइलिंग फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, यस, द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, करेक्ट. डन है यारो, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, कोई नहीं, उसको पीटो मत जिसने डन बोला, कोई चिंता की बात नहीं. जस्ट किडिंग. चलो कंप्लीट कर लो अच्छे से फटाफट से. Is everyone done now? Yep. चलिए जल्दी से कर लो, चलो कर रहे हैं फटाफट से एकदम. जल्दी करो, मुझे आगे बढ़ना है, रोको मत मुझको. जाने दो मुझको आगे, जल्दी से. ये कोई तरीका होता है? चलो, यस पीपल, आगे बढ़ेंगे मैम. चलो, क्या बात है. सो हियर वी आर, एकदम मस्ती में चल रहा है, कोई परेशानी की बात नहीं है. और एक आता है हमारा पुराना दोस्त आसबा. आसबा आसबा पर आसबा में वो बात नहीं रही. अरे पहले ऐसा था ना कि अपन स्कूल में है 10th तक, ठीक है, 10th में, हाँ, और मैं 11th 12th को भी स्कूल ही मानता हूँ, ठीक है. तो क्या वो जबरदस्ती कन्फ्यूजन नहीं, महाराष्ट्र में अलग ही गेम है यहाँ पे, ठीक है. हाँ नहीं छोड़ो, डिस्कशन नहीं करना, मेरे को जाना ही नहीं उस रास्ते, ठीक है. चलो मैं 11th मान लेता हूँ, नहीं कॉलेज है ही नहीं, वो स्कूल है. 11th 12th कुछ भी क्या, मेरे हिसाब से नेकर पहन के जाना चाहिए उसमें, जबरदस्ती की बात मत करो. 11th 12th स्कूल होता है. चलो मैं 11th का एग्जाम्पल लेता हूँ कि 11th है, 11th पूरा चल रहा है एकदम आराम से. और 11th के अंदर कैसा है कि एक दो लोग पॉपुलर सेट हो चुके हैं, हाँ ये पॉपुलर बंदा है, ऐसा जो भी है गेम, ठीक है. और तभी 12th चालू हुई, और 12th में नया एडमिशन आया, उसने पूरी पॉपुलैरिटी खा ली इस पॉपुलर बंदे की. वैसा ही कुछ हुआ है, आसबा का दीवाना बन था. आसबा को लोग सोचते थे वाओ, पहले यार हमको पैसे देने पड़ते थे एप्लीकेशन के लिए, अलॉटमेंट होता नहीं था, रुकना पड़ता था, और फिर पैसे वापस रिफंड आते थे. हमें परेशानी होती थी कि इतने, एक तो 20 दिन तक हमारा पैसा रख दिया और शेयर भी नहीं दिए, और कंपनी को भी परेशानी होती थी कि यार पैसा लेना, रिफंड करना. तो फिर आया आसबा. आसबा को देख के हम जादू समझते थे, यार आसबा सब है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, कि पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ही ब्लॉक्ड रहेगा और उनके पास एप्लीकेशन पहुंच जाएगा हमारे शेयर्स का, और अगल कल को हमको अलॉटमेंट होने वाला है तभी हमारे बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट होगा, और जिनको अलॉटमेंट नहीं होने वाला है उनके अकाउंट में पैसे पे जो ब्लॉकेज है वो हट जाएगा. क्या ब्यूटीफुल कंसेप्ट था आसपा का. लेकिन अब मार्केट में आ चुका है यूपीआई, और यूपीआई आने के बाद में आसपा को मैसेज अब आसपा में दम नहीं रहा. मतलब आसपा अभी भी होता है वैसे, यूपीआई को आसपा के साथ में मर्ज किया गया है, बट इसको और आसान कर दिया गया है यूपीआई के साथ, ठीक है. तो अब कैसा होता है कि अपने मोबाइल से ऐसे इन क्लिक्स यू कैन अप्लाई टू शेयर्स, अप्लाई फॉर शेयर्स. तो पहले फिर भी थोड़ा सा और संघर्ष होता था. ऐसा था कि आसबा वॉज पार्शली डिजिटाइज्ड, कि थोड़ा पार्शली डिजिटाइज था, कि आपको अगर किसी कंपनी के शेयर्स में अप्लाई करना है तो आपके पास चॉइस होती थी कि आप ऑनलाइन भी कर सकते थे और आप बैंक में पर्सनली जाके भी कर सकते थे. वहाँ पे जाके आप फॉर्म मांगो आसबा का, आप फिल करके दो, फिर वो अपलोड होता था, और वहाँ से पूरा डिजिटाइज था कि वहाँ पे कंपनी के पास वो इलेक्ट्रॉनिकली जाता था, इलेक्ट्रॉनिकली पहुँचता था, फिर इलेक्ट्रॉनिकली कंपनी उनको बताती थी कि इसको अलॉटमेंट हो रहा है, इसको नहीं होने वाला है, और वो अकॉर्डिंगली या तो ब्लॉकेज हटा देते थे या पैसा ट्रांसफर कर देते थे. मैं जो बोल रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है ना, राइट. तो ये पहले हुआ करता था. अब इसको कोशिश किया है कि ये पहले पार्शली डिजिटाइज था, यूपीआई के साथ ये हो चुका है 100% डिजिटाइज. अब आसबा के साथ यूपीआई चलता है कि अब आप बैंक जाके एप्लीकेशन फाइल कर भी नहीं सकते, चॉइस ही नहीं है. बैंक जाके आप एप्लीकेशन फाइल ही नहीं कर सकते, डू नॉट हैव दैट चॉइस. अब क्या इन्होंने कहा है कि आपको अगर शेयर्स के लिए अप्लाई करना तो अपने मोबाइल की यूपीआई के थ्रू ही करेंगे, और बैकएंड पे आसबा ही चलेगा कि पैसा ब्लॉक हो जाएगा, अगर अलॉटमेंट होगा तो ही देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे. बट आसबा के साथ अब आ चुका है यूपीआई, तो बैंक जाके फिजिकली फॉर्म फाइलिंग का ऑप्शन ही नहीं है. आप अपने यूपीआई के जो ऐप्स हैं उनसे पैसा ब्लॉक कर सकते हैं, और इवेंचुअली अगर अलॉटमेंट होगा तो पैसा ट्रांसफर होगा, अदर पैसा आपके अदरवाइज आपके बैंक अकाउंट में ही रहेगा और वो ब्लॉकेज हट जाएगा. दीवाना सा बहुत अच्छा कंसेप्ट है. इससे प्रैक्टिकली कंपनीज का काम बहुत आसान हो चुका है, एंड एज वेल एज जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी ज़्यादा खुश रहते हैं. आसबा क्या होता है मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट जो इन्होंने लिख के दिया वो एक बार बता देता हूँ आपको.
द इशुअर सेल, ऑप्शन ही नहीं है दूसरा, द इशुअर शैल एक्सेप्ट बिड्स ओनली यूजिंग आसबा फैसिलिटी इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय सेबी, कि सारे बिड्स आसबा के फॉर्मेट से ही आएंगे. ASBA stands for application supported by blocked amount, which means an application for subscribing to a public issue or right issue, along with an authorization to self-certified syndicate bank. याद आ रहा है? To block the application money in a bank account. Self-certified syndicate bank. ये कौन होते हैं? ये वो बैंक होते थे जो ASBA एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए ऑथराइज थे. तो कोई भी बैंक भारत का चाहे HDFC, ICICI चाहे कि हमें सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक बनना है, तो उनको कुछ नहीं करना होता था. नाम ही देखो ना, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक. तो उन्हें बस सेबी को एक एप्लीकेशन देनी होती थी, रैदर एक सर्टिफिकेट देना होता था कि आज से हम भी आसबा एप्लीकेशन लेने को रेडी हैं. तो वो बन जाते थे सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक. वेरी इजी टू ब्लॉक द एप्लीकेशन मनी इन बैंक अकाउंट. अंडर आसबा प्रोसेस, इंस्टेड ऑफ मूविंग द एप्लीकेशन मनी फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ एप्लीकेंट इन एन IPO to the escrow account, the same is blocked in applicant's own bank account, and if he receives shares in IPO, the same is released to the issuer company. मुझे पता है कि आप सब बच्चों को पता है, और एक बार फिर भी मैं 5 मिनट समरी में समझा दूंगा ताकि जिसके दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा वो क्लियर हो जाएगा. मुझे उसके पहले आप लोग ये बता दो, व्हाट डू यू मीन बाय एन एस्क्रो अकाउंट? एस्क्रो अकाउंट का मतलब, इट्स अ स्पेशल अकाउंट. वेरी गुड. इट इज अ स्पेशल अकाउंट क्रिएटेड फॉर स्पेशल पर्पस. बहुत अच्छी बात है. ठीक है, नहीं मैं एस्क्रो इन जनरल बोल रहा हूँ, आसबा से रिलेटेड. एस्क्रो का मतलब क्या? एस्क्रो अकाउंट आप जगह जगह पढ़ते होंगे ना, हर एक सब्जेक्ट में आता होगा ना एस्क्रो अकाउंट. तो एक स्पेशल अकाउंट है फॉर स्पेशल पर्पस, टेम्पररी अकाउंट है. बिल्कुल ठीक है. सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी यूज कर लेते हैं कभी कभी इसको. ठीक है, बैंक के पास खुलता है, बोलने वाले थे. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. फॉर होल्डिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑल्सो. हाँ, मल्टीपल ऑप्शन है, बट टेम्पररी अकाउंट होता है, ये आपने कहा बिल्कुल ठीक है. इट इज कंट्रोल्ड बाय थर्ड पार्टी. यस यस, हाँ हाँ, एक थर्ड पार्टी कंट्रोल में रहता है. चलो, एस्क्रो एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है. एस्क्रो का कंसेप्ट क्यों लाया? अब तो हर लॉ में, मतलब कोई भी लॉ पढ़ो यहाँ पे एस्क्रो कंसेप्ट आएगा, यहाँ पे भी आ रहा है. मान लीजिए आज मैं और लखनऊ हम लोग एक बेट लगाते हैं कि इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच है. ठीक है, मैं कह रहा हूँ अब तो इंडिया जीतेगा. ठीक है, वो कह रहा है नहीं जीतेगा. ठीक है, तो हमने मान लीजिए इंडिया किसी भी कंट्री के साथ में मैच है, खैर एग्जांपल मैं साउथ अफ्रीका ले रहा हूँ, तो इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच है. मैंने कह रहा इंडिया जीतेगा, वो कह रहा है साउथ अफ्रीका जीतेगा. मैंने कहा लग गई 500 की, उनका लग गई 500 की. तो मैंने 500 रुपये, मैंने कहा ठीक है, अगर इंडिया जीतेगा तो आप मुझे 500 दोगे, अगर साउथ अफ्रीका जीतेगा तो मैं आपको 500 दूंगा. ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. पर प्रॉब्लम क्या आई? वो बोला कि सर सुनो ना, मान लेते हैं कि साउथ अफ्रीका जीत गई, मैं आपसे पैसे मांगने आऊँगा तो आप दोगे ही नहीं. आप कहते तो कह रहे मैं तो क्लास में था, मैं तो मजाक कर रहा था. मैं क्या बोलूँगा, मैं तो मैं स्टूडेंट हूँ, क्या मैं बोलूँगा क्या आपको? यार ये तो नहीं, फिर ये तो फेयर नहीं है. और अगर आप जीते तो आप ले ही लोगे मुझसे, ये तो फेयर नहीं है. मैंने कहा चले काम कर, चिंता मत कर, मेरा 500 रुपये भी लेते हैं, तेरा 500 रुपये लेते हैं, ये लेकर अपन रख देते हैं इसको नंदिनी के पास में. नाउ दिस मनी इज विद अ थर्ड पार्टी. इफ आई विन द मैच, then I will take that money from her, and if you win the match, you win matlab your side wins the match, then you will take the money. This becomes easier for both of us na. That is the basic ideology of escrow. Escrow का मतलब क्या है? कभी कभी प्रॉब्लम क्या आता था कि अब ये पैसा अगर आपके पास है तो भी डिफिकल्टी, हमारे पास तो भी डिफिकल्टी. तो लेट्स कीप इट विथ अ थर्ड पार्टी, टेम्पररी. ये पैसा या तो मेरे पास आएगा या उनके पास आएगा, नंदिनी के पास नहीं आएगा. ये नंदिनी के पास कब तक रहेगा? जब तक वो टेम्पररी पर्पस क्लियर नहीं हो जाता. तो उसके लिए एस्क्रो क्रिएट किया. यहाँ पे एस्क्रो का पर्पस है, समझो एक 90% का लिमिट है ना यार. अगर 90% रिसीव नहीं हुआ तो पूरा का पूरा पैसा वापस देना पड़ता था. ये रूल आज भी है. तो अब प्रॉब्लम क्या होती थी? लोगों से पैसा लिया, अब कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, फिर अगर 90% टच नहीं हुआ तो कंपनी के बैंक अकाउंट से वापस पैसा जाना चाहिए. ये प्रॉब्लमैटिक होता था. एंड कंपनी हैज टू कंप्लाई विद ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन, तभी वो पैसे को यूटिलाइज करेगी. ये भी प्रॉब्लम था कि अगर पैसा ले लिया फिर रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लाई नहीं किया तो इसलिए कंसेप्ट है एस्क्रो का कि पब्लिक का जो पैसा है वो सीधे कंपनी के बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, वो एक टेम्पररी अकाउंट में पहले आएगा. तो आईपीओ का पैसा आता है एक टेम्पररी अकाउंट में, विच इज नोन एज एस्क्रो अकाउंट. यहाँ पे एस्क्रो अकाउंट में टेम्पररी अकाउंट में पैसा रहेगा. इफ 90% इज रीच्ड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, हो गया, एंड कंपनी कंप्लाइज विद ऑल द कंडीशंस ऑफ आईपीओ, उसके बाद में कंपनी इज एलिजिबल टू टेक दिस मनी फ्रॉम दिस अकाउंट टू कंपनीज अकाउंट. और ये आप कहीं पे भी देखोगे तो हमेशा ऐसा ही कुछ होगा कि कुछ कंडीशंस कंप्लाई हो गई तो ये पैसा यहाँ से कंपनी के पास चला जाता है. दैट इज द पर्पस ऑफ एस्क्रो, टेम्पररी अकाउंट फॉर सिक्योरिटी पर्पस. कि अगर ये हो जाता है, कंडीशन कंप्लाई हो गई, तो पैसा यहाँ से आगे ट्रांसफर कर दिया जाएगा. आई विल ऑल क्लियर? ठीक है, चलो अब यहाँ पे फटाफट से क्विकली आसबा के बारे में बात करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे. मैं मान के चलता हूँ कि आप सबको आसबा के बारे में पहले से पता है. चलो 7 बेसिक्स सीखे थे,
8th बेसिक पे आ जाते हैं, आसपा। चलिए कोई भी बैंक जिसको मस्ती है कि मुझे आसबा एप्लीकेशन लेना है, वो सेबी को सर्टिफिकेट दे सकती है एक, दैट वी वांट टू वर्क एज अ सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। सेबी के पास एक लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। तो जैसे ही किसी भी बैंक ने अपना भी सर्टिफिकेट दिया, सेबी उस लिस्ट में उनका नाम भी कर देगी ऐड, और ये बैंक उस समय से बन जाएगा सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। जैसे ही आप सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक बन गए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति, इस बैंक के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, कोई भी व्यक्ति जो आईपीओ में अप्लाई करना चाहता है, कोई भी व्यक्ति जो आईपीओ में अप्लाई करना चाहता है, वो किसी भी ब्रांच, आपके बैंक के किसी भी ब्रांच में जाके आसबा दे सकता है। हम लोग कहते हैं कॉमनली आसबा एप्लीकेशन, लेकिन आसबा एप्लीकेशन कहना लॉजिकल नहीं है, बिकॉज आसबा में लास्ट ए स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन ओनली, देन इट विल बी एप्लीकेशन सपोर्टेड, फर्स्ट ए स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट एप्लीकेशन, बट हमारा कॉमन स्लैंग है तो आसबा एप्लीकेशन कह रहे हैं। तो आईपीओ एप्लीकेंट एक ब्रांच पे आसबा एप्लीकेशन दे देता है, वो कहता है कि ये कंपनी का आईपीओ है, फॉर एग्जांपल एलआईसी, तो एलआईसी के आईपीओ के अंदर मुझे शेयर्स चाहिए और ये मैं मेरा आसबा एप्लीकेशन देता हूँ, मेरे बैंक अकाउंट में 13,000 रुपये हैं, अब मुझे एलआईसी के आईपीओ के लिए अप्लाई करना है। ये बैंक के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, इन सबको कहा जाता है डेजिग्नेटेड ब्रांच। और एक होता है उसका कंट्रोलिंग ब्रांच। तो ये डेजिग्नेटेड ब्रांच पे हजारों लाखों लोगों ने आसबा एप्लीकेशन दिया होगा, ये सब चीजें सारे डेजिग्नेटेड ब्रांचेस से जाती है हमारी फाइनल कंट्रोलिंग ब्रांच पे। कंट्रोलिंग ब्रांच पे सारे आसबा एप्लीकेशन इकट्ठे हो चुके हैं, ये कंट्रोलिंग ब्रांच से हम लोग ये सारे एप्लीकेशंस को, ऑल दी एप्लीकेशंस, इसको हम इलेक्ट्रॉनिकली भेज देते हैं कंपनी के पास में। अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज के पास भेजते हैं, कुछ लोग कहते हैं मर्चेंट बैंकर के पास भेजते हैं, इफेक्टिवली कंपनी के पास जा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज कभी कभी इसलिए लिखा होता है बिकॉज जो छोटी छोटी कंपनीज होती है, छोटी मतलब कंपैरेटिवली स्मॉलर कंपनीज कमिंग फॉर आईपीओ, उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, तो वो स्टॉक एक्सचेंज का इंफ्रास्ट्रक्चर बोरो करते हैं, तो कभी कभी ये एप्लीकेशन स्टॉक एक्सचेंज के पास भी जाता है, बट दैट इज ओके। इफेक्टिवली ये सारी एप्लीकेशन जाती है कंपनी के पास। अब कंपनी अपना गेम खेलती है कि यार इतना सारा आ गया है, ओवर एप्लीकेशन, ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है, अब हमें एक रेशियो निकालना होगा, इसको एप्लीकेशन, इसको अलॉटमेंट। तो कुछ पूरी मेहनत करने के बाद थोड़े समय बाद कंपनी बनाती है लिस्ट ऑफ अलॉटीज, राइट, लिस्ट ऑफ अलॉटीज, कि इन लोगों को हम शेयर्स दे रहे हैं, बाकी लोगों को हम कर रहे हैं रिजेक्ट। अब ये कंट्रोलिंग ब्रांच क्या करती है फाइनली, अब इतने सारे हजारों लोगों के आसबा एप्लीकेशन आई है, जिस व्यक्ति को शेयर्स अलॉट हो रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम लिस्ट ऑफ अलॉटी में आया है, उसके बैंक अकाउंट में जो ब्लॉक्ड पैसा है, इसको लेकर और कंपनी को ट्रांसफर कर देती है। तो मान लीजिए मैंने आज एलआईसी के आईपीओ में अप्लाई किया, मेरे अकाउंट में 13,000 थे, तो ये मेरे बैंक अकाउंट में रहेंगे, बस ब्लॉक हो जाएंगे। ब्लॉक होने का मतलब, से फॉर एग्जांपल माय बैंक अकाउंट हैड 50,000 रुपीज, मैंने आसबा एप्लीकेशन दी, स्टिल इट विल शो 50,000 इन माय बैंक अकाउंट, बट अगर मैं कहीं पे कुछ शॉपिंग करके 40,000 का कार्ड स्वाइप करूंगा, नहीं होगा, बिकॉज 13,000 उस 50,000 में से क्या है, ब्लॉक्ड। आई कैन स्पेंड ओनली द बैलेंस 37,000 रुपीज नाउ। ये 13,000 अकाउंट में दिखेंगे, बट ब्लॉक्ड, इसको मैं खर्च नहीं कर सकता। अब ये ब्लॉक पैसा रहेगा, ये कब अनब्लॉक होगा, ये लिस्ट ऑफ अलॉटी में अगर मेरा नाम नहीं आया तो लिस्ट ऑफ अलॉटी जैसे ही कंपनी ने दिया, उसमें अगर मेरा नाम आ गया दैट हाँ मुझे शेयर्स मिलने वाले हैं, तो मेरे बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाएगा और ये कंपनी के पास चला जाएगा। और अगर लिस्ट ऑफ अलॉटी में मेरा नाम नहीं आया, तो ये जो ब्लॉक पैसा है ये क्या हो जाएगा, अनब्लॉक। खत्म हो गई बात, बस इतना सा इस पर। If the shares are allotted, then the blocked amount is deducted from the account. Otherwise, दूसरे केस में, otherwise the amount is unblocked. बात समझ में आ रही सबको?
एक बार अच्छे से रिवाइज हो गया कंसेप्ट, बस दैट्स इट। तो ये हो गया आसबा। तो इसके बारे में हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताई हुई है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बताई इन्होंने। दिस वाज ऑल अबाउट आसबा, कि आज की तारीख में सारी कंपनीज को शेयर्स रिसीव करना है किस फॉर्मेट से, आसबा के फॉर्मेट से। अब आसबा में लोग अप्लाई करते थे पहले फिजिकली, अब वो अप्लाई करते हैं यूपीआई के थ्रू, दैट इज ओके, बट आसबा इज सेम फॉर द कंपनी, कंपनी के लुकआउट से सेम है आसबा। चलो इसके साथ में एक गरीब सा टॉपिक, सिक्योरिटी डिपॉजिट। जैसे कि मैंने पहले कहा था, हम मोती मोती की तरह छोटे 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 टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, फिर इन सबको अच्छे से लिंक करेंगे। तो एक एक टॉपिक को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज सिक्योरिटी डिपॉजिट। द इशूअर सेल बिफोर द ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट, सब्सक्रिप्शन लिस्ट बाहर आएगी उसके पहले, डिपॉजिट विद स्टॉक एक्सचेंज or stock exchanges an amount calculated at the rate of 1% of the amount of the issue size। कि आपका जो इशू साइज है उसका 1% आपको स्टॉक एक्सचेंज के पास जमा कराना है, available for subscription to public in a manner as may be specified by SEBI, and the amounts so deposited shall be refundable or forfeitable in a manner specified by SEBI। सर ये क्या बात हुई? हाँ, तो जब भी आपका आईपीओ शुरू हो रहा है तो ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट के पहले, व्हाट डू यू मीन बाय ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट? इट मींस ओपनिंग ऑफ इशू। आपका इशू जब ओपन होगा उसके पहले आपको अपने इशू साइज का 1% इशू साइज टू पब्लिक, जो आप पब्लिक को ऑफर कर रहे हो उस साइज का 1% स्टॉक एक्सचेंज के पास डिपॉजिट कराना है। दिस इज द सिक्योरिटी डिपॉजिट, क्योंकि आपने स्टॉक एक्सचेंज का बहुत टाइम वेस्ट किया ना, आपने पहले से इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले लिया था, स्टॉक एक्सचेंज पूरा इन्वॉल्व है आपके साथ, और बाद में अगर मान लीजिए आप कोई गलती करते हैं और उसके कारण वो सिक्योरिटीज लिस्ट नहीं हो पाती है, तो स्टॉक एक्सचेंज का तो बहुत नुकसान हुआ ना। तो स्टॉक एक्सचेंज के जितना खर्चा आपके कारण हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज इसमें से वो अमाउंट डिपॉजिट डिडक्ट करेगा। और इट इज एज सिंपल एज दैट। आज आप कहीं पे टिफिन सर्विसेज लेते हैं, वहाँ पे 1000 रुपये का डिपॉजिट, आप लाइब्रेरी ज्वाइन करें 1000 रुपये का डिपॉजिट है, ये सब सेम है। कि आप आज आईपीओ कर रहे हैं तो आप अपनी शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराना चाहते हैं, तो आपने स्टॉक एक्सचेंज का बहुत टाइम इसमें इन्वेस्ट करवाया है, तो अगर कल को आपका कोई पैसा स्टॉक एक्सचेंज को कट करना होगा तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के अमाउंट से कट कर देंगे, इसलिए इसका नाम भी सिक्योरिटी डिपॉजिट ही रखा गया। इट्स अ वेरी इजी कंसेप्ट, कुछ भी नहीं है, बस ध्यान क्या रखना है। गलती क्या करती है पता नहीं क्यों, स्टूडेंट जब ये कंसेप्ट एग्जाम में लिखते हैं तब स्टॉक एक्सचेंज की जगह सेबी लिख के आते हैं, क्योंकि माइंड में वो इम्बाइब किया हुआ है कि पैसा हमेशा कंपनी किसको जमा कराती है, सेबी को। तो बस ये पॉइंट ध्यान रखना कि सिक्योरिटी डिपॉजिट हैज टू बी गिवन टू हुम, स्टॉक एक्सचेंज। बस ये एक गलती, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। सो सिक्योरिटी डिपॉजिट का एक छोटा सा कंसेप्ट है। ये क्या कहता है, अगर मैं फोकस करूं पॉइंट के ऊपर, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के अंदर ध्यान रखने वाली चीजें हैं दैट दिस इज गिवन बाय इशूअर टू स्टॉक एक्सचेंज, एंड द क्वेश्चन इज हाउ मच, 1% ऑफ द इशू साइज, और इशू साइज में भी टू पब्लिक। जो आप पब्लिक को इशू कर रहे हो, अगर आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट वगैरह करो तो उन सबको हटा दो, जो पब्लिक को इशू कर रहे हो आप पैसा, उसका 1% आपको स्टॉक एक्सचेंज को के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में रखना है इशू ओपन होने के पहले। अगर आपका इशू पूरा क्लोज हो गया और सारे लॉज आपने कंप्लाई किए हैं तो द मनी विल बी रिफंडेड हैप्पीली। और अगर यहाँ पे कहीं स्टॉक एक्सचेंज को लगता है कि कुछ पैसा डिडक्ट करना है तो वो यहाँ से डिडक्ट कर सकते हैं। इट्स इजी कंसेप्ट, कोई परेशानी की बात नहीं है। इतना सा वहीं पे पेन डाउन कर लो नीचे। इशूअर स्टॉक एक्सचेंज को देगा 1% ऑफ इशू साइज, इशूअर स्टॉक एक्सचेंज देगा 1% ऑफ इशू साइज, एंड दैट इज सिक्योरिटी डिपॉजिट। बहुत ही पिद्दू पिद्दू चल रहा है अभी तक तो। चलो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, हाँ पूछो ना। किसका रेलेवेंस खत्म हुआ? एस्क्रो अकाउंट का रेलेवेंस बहुत हद तक खत्म हो जाता है, लेकिन आप भी अभी भी एस्क्रो अकाउंट का कंसेप्ट है। हाँ, तो दो देखो, एस्क्रो अकाउंट का क्वेश्चन है कि अब जब से यूपीआई या फिर आसबा भी आ चुका है तो उसके बाद से एस्क्रो अकाउंट की तो पर्पस ही नहीं होना चाहिए, बिकॉज अब तो हम लोग वैसे भी क्या करते हैं कि उनके अकाउंट से ब्लॉक ही रखते हैं ना, हमारे पास तो पैसा लेते ही नहीं है। लेकिन एक पर्पस सर्व हो गया, एस्क्रो अकाउंट के दो पर्पस थे। एक पर्पस था कि 90% को सेटिस्फाई करना है, वो तो हो जाता है, बट दूसरा ये भी है कि आज हमने लोगों से पैसा ले लिया है, उसके बाद में भी आईपीओ की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करना बाकी है कंपनी को। अगर ये पूरा लीगल कंप्लायंस किया तो एस्क्रो से पैसा उनको मिलने वाला है। तो आज आधा पर्पस तो एस्क्रो का नहीं रहा, लेकिन ये आधा पर्पस तो आज भी है ना। अगर एस्क्रो को हटा दिया अपन ने, सीधा बैंक अकाउंट में आया, तो आप पैसा कब दे देते हैं? एप्लीकेशन के टाइम पे, और उसके बाद में कंपनी को तो कितना कंप्लायंस करना बाकी है। तो अगर कंपनी ने कहीं पे भी एक भी जगह पे कंप्लायंस नहीं किया तो फिर कंपनी से वापस पैसा रिकवर करना गेट्स डिफिकल्ट। तो इस कारण से एस्क्रो अभी भी है और वो रहेगा फॉर लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम। चलो, बहुत आसान चल रहा है, एकदम आराम से।
चलो लखनऊ क्या हाल है अपने यहाँ पे? हालत खराब है? संभालोगे अपने आप को? ठीक है, हाँ हाँ, अगर मुझे हालत खराब दिखी तो हालत खराब होगी, ठीक है, तो खुद को संभाल लो अपनी जगह पे। चलो एक और टॉपिक जहां पे आपको मेरी कोई जरूरत ही नहीं है दूर दूर तक, ओपनिंग ऑफ द इशू। छोटे छोटे टॉपिक्स चल रहे हैं, अभी तक भी बहुत आसान चल रहा है। ओपनिंग ऑफ द इशू, कि आखिर इशू ओपन कब होगा। हमें मजा तब आएगा जब ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ लेंगे और फिर इसको हम एक्चुअली क्रोनोलॉजी में पढ़ेंगे कि एक्चुअली कंपनी कब करती है, कि इशू पहले एलिजिबिलिटी चेक करती है, फिर ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल करती है, उसके बाद में ओपनिंग ऑफ द इशू चेक करती है, तब ज्यादा मजा आएगा। बट अभी छोटे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, ओपनिंग ऑफ द इशू, कि हमारा इशू पीरियड ओपन कब होता है। व्हाट डू मीन बाय इशू पीरियड? जैसे कि आज मैं चाहता हूँ, अनलाइक राहुल रोकस, नहीं इधर आते हैं हम लोग, नहीं 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 नहीं, ये इधर उधर की बातें मत करो, इधर आओ। चलो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्रिप्टो नहीं, रो दिए भाई बिटकॉइन वाले। हम लोग जाते हैं, अरे पूछे मत, क्या आई थिंक INR में 16-17 लाख के आसपास चल रहा है अभी, और क्या 34 लाख था बिटकॉइन, कितना 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले। 30 पे तो बहुत देर तक था, 34 जाकर आया था, 30 पे तो था ही सही, और वो 16 लाख पे आ चुका है। किसे कहते हैं? बहुत है, तो वोलेटिलिटी बहुत ही हाई रहती है। चलो इधर आओ, इधर आओ, नहीं नहीं, मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ दिखाता हूँ। IPO, आ जाओ, नहीं नहीं, कसिनो वसिनो क्या चल रहा है भाई? क्या 50% आ गया? IPO टॉप लूजर्स, बातें भी यहाँ पे सब ऐसी ही चल रही है। इधर आओ, चलो ये देखने आते हैं अपन लोग। चलिए अपन को यहाँ पे दिख रहा है 3 IPO, लेकिन तीनों SME के दिख रहे हैं। अब देखो एक और चीज, जैसे कि हम लोग बात करते हैं 3 प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मेन बोर्ड, SME एंड IGB। ये देखो SME के, तो हमें SME भी एग्जिस्ट करता है और लोग हैं उसके अंदर भी काम करने वाले, बट पॉपुलर नहीं है। 99% लोग मेन बोर्ड पे काम करते हैं। तो 3 नेक्स्ट IPO हमको दिख रहे हैं, SME के दिख रहे हैं। हम एक नॉर्मल IPO को देखने की कोशिश करते हैं, बट क्या ठीक है, इसमें मान लो SME का भी दिखाऊं, मोदीज नवनिर्माण, हो मोदीज नवनिर्माण है क्या? ठीक है, नवनिर्मन, ओके, KCK इंडस्ट्रीज, पर्ल ग्रीन क्लू, 3 कंपनीज दिख रही है, ये SME पे लिस्ट होने वाली है। इनका इशू प्राइस दिख रहा है 180, 30, 186। इशू साइज दिख रहा है 22.68, 4.5, 11.72। लॉट साइज है उनका 800, 4000 एंड 600। दैट इज ओके। अब देखो लास्ट में इशू ओपनिंग डेट, इशू क्लोजिंग डेट, इशू ओपनिंग डेट, इशू क्लोजिंग डेट। तो ये जो इशू ओपनिंग डेट है, इसका मतलब बस इतना सा है कि ये जब दिन होगी उसके बाद आप इस IPO के अंदर अप्लाई कर सकते हो। इशू ओपनिंग डेट, इशू क्लोजिंग डेट, उसके बाद में आप IPO के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप किसी IPO में इंटरेस्टेड हैं तो आपको इस बीच अप्लाई करना है। जो आपको बचपन से याद होगा, मिनिमम 3 मैक्सिमम 10 वाला जो प्रोविजन पढ़ते हैं, वैसा ही कुछ यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। बट अभी हम लोग कुछ और देख रहे हैं कि इशू ओपन कब हो जाना चाहिए। इधर आओ, अ पब्लिक इशू both IPO as well as FPO may be opened to within 12 months from the date of issuance of observation by SEBI। कि SEBI ने जब ऑब्जर्वेशन दिया है उसके 12 महीने के अंदर आपका इशू ओपन हो जाना चाहिए। हम SEBI के पास गए थे, हमने उसको ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिया था, SEBI ने हमें ऑब्जर्वेशन दिया, वहां से 12 मंथ्स के अंदर इशू ओपन हो जाना चाहिए। अगर मान लो हम 12 मंथ्स के अंदर इशू ओपन नहीं कर पाए तो आपको वापस सेबी के साथ पास अप्रूवल लेने जाना पड़ेगा। मतलब सेबी ने आज अगर आपको अप्रूवल दिया है, सेबी ने एक ऑब्जर्वेशन दिया, इसका मतलब क्या है, बस ये चेंज कर लो और बाकी मेरे अप्रूवल है, आप पब्लिक इशू कर सकते हो। अगर 12 मंथ्स के अंदर आपने इशू ओपन नहीं किया तो आपको वापस सेबी के पास अपना ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा और 30 डेज के लिए वेट करना पड़ेगा। तो सेबी का ऑब्जर्वेशन का ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो है दैट इज वैलिड फॉर 12 मंथ्स। ऑब्जर्वेशन से 12 महीने के अंतर्गत आपको इशू ओपन कर जाना है। फोकस इधर 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 मत करो, पेजेस फ्लिप मत करो, इधर। In case of a fast track issue, the issue shall open within the period specifically stipulated under Companies Act। ठीक है, अगर फास्ट ट्रैक इशू है तो कंपनीज एक्ट जैसा बोलेगा उसके अंदर आपको इशू ओपन कर लेना है। ठीक है, इन केस issuer has filed a shelf prospectus, the first issue may be opened within 3 months from the issuance of observation by SEBI। फर्स्ट इशू का मतलब समझ रहे हो, क्योंकि जब शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू होता है तो 1 साल के अंदर मल्टीपल इशू होते हैं। तो इन्होंने 3 चीजें बोली, नॉर्मल पब्लिक इशू के लिए, फास्ट ट्रैक के लिए उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है हमारे, ठीक है, एज पर कंपनीज एक्ट, और शेल्फ प्रोस्पेक्टस के लिए बोला है 3 मंथ्स। तो 3 टाइम पीरियड दिए हैं, इसके अंदर आपका इशू ओपन हो जाना चाहिए। लाइफ आसान है बेबी। एन IPO एंड FPO शेल बी ओपन आफ्टर, अब ऊपर क्या लिखा था, विद इन, अभी बता रहे हैं आफ्टर
at least 3 working days from the date of registering the red herring prospectus in case of book building issue or the prospectus in case of fixed price issue with the ROC. Opening of issue 100% फोकस यहाँ पे. बहुत इजी है वैसे, कोई बड़ी बात नहीं है, बट हाँ. आज क्या प्रॉब्लम है यार. अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. ओपनिंग ऑफ इशू पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर क्या ध्यान रखना है, इशू आपका ओपन हो जाना चाहिए सबसे पहली चीज आफ्टर विद इन. दोनों चीजें समझना जरूरी है. आफ्टर मतलब आप ये नहीं कर सकते इशू ओपन बस अपन ने ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जैसे आया तुरंत इशू ओपन कर लेंगे. इस दिन के बाद में इशू ओपन होना चाहिए और उस दिन के पहले इशू होना चाहिए. सर मतलब आराम से, इशू शुड ओपन आफ्टर at least 3 working days from the date of registration of prospectus. After 3 working days from registration of prospectus और रेड हेरन प्रोस्पेक्टस और शेल्फ प्रोस्पेक्टस. हम लोग ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं सेबी के पास. सेबी 30 डेज के अंदर हमें ऑब्जर्वेशन देता है. जैसे ही ऑब्जर्वेशन दिया फिर हम इस ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के अंदर उस ऑब्जर्वेशन को इनकॉर्पोरेट करते हैं और आरओसी के पास जाके रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना. वो रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है. तो हम अगर हमारा फिक्स प्राइस इशू है तो प्रोस्पेक्टस का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, अगर बुक बिल्डिंग इशू है तो रेड हैंड प्रोस्पेक्टस का रजिस्ट्रेशन कराते हैं. वो जब रजिस्ट्रेशन कराया है उसके 3 दिन बाद ही आप इशू ओपन कर सकते हो, उसके पहले आप इशू ओपन नहीं कर सकते. सो इशू कैन ओपन आफ्टर 3 working days from registration of prospectus, red herring prospectus or shelf prospectus. Easy. But it should open within 12 months. अगर बात हो रही है prospectus की, within 3 months अगर बात हो रही है शेल्फ प्रोस्पेक्टस की, एंड 12 months ओनली अगर बात हो रही है रेड हैंड प्रोस्पेक्टस की. सब लोग साथ में. अगर नॉर्मल प्रोस्पेक्टस है, फिक्स प्राइस इशू या फिर शेल्फ रेड हैंड प्रोस्पेक्टस है तो इस केस के अंदर आपका इशू ओपन हो जाती है विद इन 12 months. 12 months कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ ऑब्जर्वेशन. और अगर शेल्फ प्रोस्पेक्टस है तो इट शुड ओपन विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस के लिए 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑब्जर्वेशन. ये ठीक है. और लास्ट केस आ गया अगर फास्ट ट्रैक आईपीओ है तो हमारा कोई टाइम पीरियड ही नहीं पढ़ना है. अगर फास्ट ट्रैक आईपीओ चल रहा है तो आपको एज पर कंपनीज एक्ट, ये 12 months होगा या 3 months होगा, ये होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ऑब्जर्वेशन. लाइफ बहुत आसान है आई गेस. ठीक है, दिमाग में क्लियर होना चाहिए. एक एक करके बात करें. शेल्फ प्रोस्पेक्टस को भूल जाओ, नॉर्मल कंपनी है ये. जैसे कि एलआईसी वगैरह का आईपीओ आता है, रेड हैंड प्रोस्पेक्टस आता है, उसका बुक बिल्डिंग आईपीओ होता है. तो बहुत ईजी है. बुक बिल्डिंग इशू जब भी हो रहा है तो क्या करना है हमें, जैसे ही हमारा प्रोस्पेक्टस आ चुका है, जैसे हमारा रेड हैंड प्रोस्पेक्टस आ चुका है, फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट आ चुका है, हमने आरओसी से रजिस्ट्रेशन लगाया, उसके 3 दिन के बाद हम कभी भी ओपन कर सकते हैं. 3 दिन के लिए ओपन नहीं कर सकते. 3 दिन के बाद आप कभी भी ओपन करो, लेकिन हाँ ध्यान रखना है कि विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑब्जर्वेशन वो ओपन हो जाए. अब प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया ना. 3 days कहीं और से, ये आपने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट दिया था, इस बीच कहीं पे ऑब्जर्वेशन आया और यहाँ पे कहीं पे आपने रजिस्ट्रेशन कराया. ऐसे ही कुछ हुआ होगा ना, राइट? इसी बीच कराया होगा. अब ये कह रहे हैं कि भैया यहाँ से 3 days के बाद में आप कभी भी इशू ओपन कर सकते हो, लेकिन ऑब्जर्वेशन से 12 months के बाद में इशू ओपन नहीं हो सकता. तो ना तो इन 3 days में हो सकता है इसके बाद, तो इसी बीच में आपका इशू ओपन होना चाहिए. लाइफ वुड हैव बीन वेरी इजी अगर ये 12 months भी बोल देते फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो बहुत इजी हो जाता ना. बट नहीं है, तो 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगा और ये जो 3 days है दैट इज फ्रॉम रजिस्ट्रेशन. तो इस पीरियड में कभी भी आपका इशू पीरियड हो सकता है. आर वी अंडरस्टैंडिंग? बहुत ज़्यादा ईजी है. फ्रैंकली स्पीकिंग यहाँ पे भी कुछ नया नहीं है. दिस इज ऑल्सो समथिंग विच वी हैव ऑलरेडी रेड. बस थोड़े से माइनर डिटेल्स ये लोग ऐड कर देते हैं और ज़्यादा कुछ ऐड किया नहीं है. तो इट इज ऑल्सो वेरी इजी एंड दैट्स अ स्मॉल टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग ऑफ इशू. बहुत ईजी चल रही लाइफ अभी भी. सब लोग साथ में? चलिए, अब एक टॉपिक आता है परेशान करने वाला. जस्ट एकदम आराम से टेक अ डीप ब्रेथ, और इस टॉपिक को पढ़ना है हमको एकदम अच्छे से. अंडर राइटिंग ये थोड़ा सा परेशान करने वाला है, फिर वापस गरीब टॉपिक आ जाते हैं 1-2. चलो, अंडर राइटिंग.
100% फोकस के साथ स्क्रीन पे. If an issuer makes a IPO or FPO other than through the book building process, अगर IPO FPO हो रहा है other than book building process, मतलब फिक्स प्राइस इशू, desires to have the issue underwritten, it shall appoint the underwriter in accordance with SEBI Underwriter Regulation 1993. ठीक है भाई साहब, कुछ नया हमने सीखा नहीं कि अगर आपको अंडरराइटर अपॉइंट करना है तो आप इस रेगुलेशन के अंतर्गत अंडरराइटर अपॉइंट करोगे. ओके. इफ द इशूअर मेक्स अ पब्लिक इशू थ्रू अ बुक बिल्डिंग प्रोसेस, अगर बुक बिल्डिंग यूज कर रहे हो, देखो फिक्स प्राइस मैकेनिज्म में लाइफ इजी है. अगर बुक बिल्डिंग हो रहा है तो क्या, द इशू शैल बी अंडर रिटन बाय लीड मैनेजर एंड सिंडिकेट मेंबर. लीड मैनेजर जो हमारा मर्चेंट बैंकर था वही अंडरराइट कराएगा, वो चाहे तो अपने साथ में सिंडिकेट मेंबर ले सकता है. अब बहुत अच्छी बात, अरे कैसा है यार, कुछ ऐसे हैवी वर्ड होते हैं ना जो आपको कोशिश घर पे बैठ के फिर याद करने पड़ते हैं. एस्क्रो बोलो, सिंडिकेट, याद ही नहीं करना, ये इतना इजी है, कुछ नहीं है. व्हाट डू यू मीन बाय सिंडिकेट? अरे ये देखा ना आपने भी, पुष्पा, वो सब लोग आपस में एक दूसरे को क्या बुलाते थे? सिंडिकेट. सिंडिकेट कुछ नहीं होता. आज मान लीजिए आप 5 लोगों ने एक ग्रुप बना लिया, आप भी सिंडिकेट हो. सिंडिकेट सिंपली मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर, और कुछ होता ही नहीं सिंडिकेट का मतलब. तो सिंडिकेट इज नॉट अ वैसे ऐसा कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट है, नहीं. सिंडिकेटेड बोरिंग आपने सुना होगा, सुना है कभी सिंडिकेटेड बोरिंग? नहीं सुना है, चलो आराम से. फॉर एग्जांपल, रिलायंस वांट्स अ लोन ऑफ 5,000 करोड़. किसी एक बैंक में इतनी ताकत ही नहीं कि 5,000 करोड़ का लोन दे दे. अभी रिलायंस को तुरंत 5,000 करोड़ का लोन चाहिए. वो HDFC गया, ICICI के पास गया, वो मान लीजिए SBI के पास गया, कोई 5,000 करोड़ का लोन नहीं दे पा रहा है. देन रिलायंस थिंक्स ऑफ गोइंग फॉर सिंडिकेटेड बोरिंग. अब वो SBI को बोलता है कि सिंडिकेटेड बोरिंग करके दे दो. सो अब SBI, HDFC, ICICI, PNB, ये 4 बैंक मिलके रिलायंस को लोन देते हैं. दैट इज नोन एज सिंडिकेटेड बोरिंग. तो चारों लोग पैसा देंगे और रिलायंस के जो टर्म्स होंगे सबके साथ सेम होंगे कि हाँ 6% इंटरेस्ट रेट है या 8% इंटरेस्ट रेट है, ऐसा ऐसा है, ये हमारा पेमेंट का टर्म्स होगा. सो दिस इज नोन एज अ सिंडिकेटेड बोरोइंग. जब आप मल्टीपल बैंक से एक सिंगल कॉर्पोरेशन लोन ले रहा है. सिंडिकेट सिंपली मींस व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल आर वर्किंग टुगेदर फॉर अ गोल. सिंपल. यहाँ पे क्या लिखा है सिंडिकेट मेंबर का मतलब, द इशू शैल बी अंडररिटन बाय लीड मैनेजर. जो हमारा लीड मैनेजर है वो इशू को अंडरराइट करेंगे. हमने जोमेटो का वो आर्टिकल पढ़ा था, याद आ रहा है 2 दिन पहले? उसके अंदर नीचे लिखा हुआ था कि द इशू विल बी मैनेज्ड, लीड मैनेजर्स आर गोइंग टू बी, और 4-5 बैंक का नाम लिखा था. तो वही लोग इशू को अंडरराइट भी करेंगे. जो लीड मैनेजर्स हैं वही लोग इशू को अंडरराइट भी करेंगे. अगर उनको लगता है कि नहीं यार हमसे नहीं होगा, हमें नहीं करने की इच्छा है, या फिर हमें तो करना ही पड़ेगा बट हम चाहते हैं और लोग भी साथ में करें, देन दे ऐड सर्टेन पीपल एंड दे आर नोन एज सिंडिकेट मेंबर्स. सो द इशू इज अंडररिटन बाय लीड मैनेजर्स एज वेल एज इफ दे वांट टू ऐड पीपल, सिंडिकेट मेंबर्स. However, at least 75% net offer to public is proposed to be compulsorily allotted to QIB and such portion cannot be underwritten. अभी क्या कह रहे हैं कि 75% आपको कंपल्सरीली QIB को देना पड़ेगा और ये आप अंडरराइट नहीं कर सकते. अब याद करो थोड़ा सा बैकग्राउंड, अगर आपको एग्जीक्यूटिव का याद है, नहीं तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ. जब भी आप शेयर्स इशू करते हैं तब 2-3 रेगुलेशन का ऑप्शन है. आपने पढ़ा होगा 50% टू QIB, 10% टू दिस, 20% टू दिस, 75% टू दिस, 10% टू देम, 15% टू RII, NII. तो वैसे आपका मन आता है वैसे आप अलॉटमेंट नहीं कर सकते हो. आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, उनमें से एक सिलेक्ट करना है. अगर आप ऑप्शन 1 में जा रहे हैं तो आपको QIB को 50% देना है. उसमें आपको से RII को 25% देना है और बचा हुआ आपको देना पड़ेगा NII को. ऐसा कुछ. मान लीजिए आप QIB को 75 दे रहे हैं, सो देन रिमेनिंग आपका एक पोर्शन होगा. सो देयर इज अ स्पेसिफिक रेगुलेशन विच विल टेल यू कि कितना परसेंट किसको देना है. आपके 3-4 कुछ ऑप्शंस है, आप उसमें से एक को सिलेक्ट करते हैं. दे आर टॉकिंग अबाउट दैट ऑप्शन जहां पे आपको 75% किसको देना होगा, QIB को कंपल्सरीली. तो ये वो कह रहे हैं हाउएवर एटलीस्ट 75% नेट ऑफर टू पब्लिक इज प्रपोज टू बी कंपल्सरी टू QIB. अगर आप बुक बिल्डिंग कर रहे हैं, तो 75% आपको QIB को देना अनिवार्य है उस रेगुलेशन के द्वारा. तो हम लोग रेगुलेशन बहुत जल्दी एक बार देखेंगे, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि अगर हम बुक बिल्डिंग करना चाहते हैं तो उसके अंदर 75% QIB को देना है. अगर हम नहीं कर रहे हैं तो फिर अपने पास एक दूसरा रेशियो आता है 50% का भी. तो अगर बुक बिल्डिंग हो रही है तो आपको 75% QIB को देना है. सच पोर्शन कैन नॉट बी अंडर रिटन. द पोर्शन विच यू आर अलॉटिंग टू पब्लिक नीड्स टू बी अंडर रिटन. QIB के पोर्शन को आप अंडरराइट नहीं कर सकते. अब इसका लॉजिक क्या है, सिंपल समझना. QIB को आपको पहले दे देना है, आपका अलॉटमेंट फाइनलाइज हो जाना चाहिए, फिर आप पब्लिक इशू करते हो. आप ये नहीं बोल सकते कि QIB का अंडरराइट कर लिया तो हो ही जाएगा. समझना शांति से. टुडे कंपनी इज गोइंग फॉर 1000 करोड़ का इशू. उसमें से 750 करोड़ जो है वो QIB का होने वाला है और 250 करोड़ है वो होने वाला है
पब्लिक के पास, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि 750 करोड़ ना, इसको हम अंडरराइट करा लेते हैं, तो हमारे पास अंडरराइटिंग का मतलब क्या, एक सिक्योरिटी है ना, हो ही जाएगा। यू कैन नॉट डू सो। अंडरराइटिंग यहां हो सकती है विच कैन गिव यू सिक्योरिटी कि पब्लिक नहीं लेगा तो आप अंडरराइटिंग करेंगे और अंडरराइटर ले लेगा। ये सिक्योरिटी पब्लिक इशू के अंदर आप यूज कर सकते हो, क्यूआईबी के अंदर आप यूज नहीं कर सकते। क्यूआईबी का तो पर्पज ये है कि ये अगर लेंगे तो हमें भरोसा है और हम आपको पब्लिक को देने दे रहे हैं, याद आ रहा है ना। तो क्यूआईबी को तो हम यूज एज सिक्योरिटी कर रहे हैं, तो आप क्यूआईबी के अंदर अंडरराइटिंग का फीचर यूज नहीं कर सकते कि हम अंडरराइटिंग करा रहे हैं। सो अंडरराइटिंग हैपेंस ओनली टू दैट पोर्शन जो आप किसको दे रहे हैं, पब्लिक को। क्यूआईबी वाले पोर्शन का अंडरराइटिंग नहीं होता है, याद रहेगा हमेशा। ये मतलब ये कुछ ऐसी बात है जो आप अगर किसी सिक्योरिटी मार्केट प्रोफेशनल या फिर कल को इंटरव्यू देने जाओगे, वहाँ पे बात करोगे, दीज आर बेसिक्स। क्या पता है क्यूआईबी का पोर्शन थोड़ी अंडरराइट होता है, हाँ हाँ ऐसा है। तो क्यूआईबी का पोर्शन कभी अंडरराइट नहीं होता है, बिकॉज क्यूआईबी को आप दोगे तब तो आपको पब्लिक को देने दे रहे हैं, तो क्यूआईबी का पोर्शन पे आप अंडरराइटिंग यूज नहीं कर सकते। क्लियर। So however, at least 75% net offer public is proposed to be compulsory to QIB and such portion cannot be underwritten. आराम से जा रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। The issuer shall, prior to filing the prospectus, enter into an underwriting agreement with the lead manager and syndicate member, which shall indicate the number of specified security that they shall subscribe to at the predetermined price in the event of under subscription in the issue. तो पहले से अंडरराइटर के साथ में एक अग्रीमेंट करना है कि अगर पब्लिक ने नहीं लिया तो आप लेने वाले हो इस रेट में, ये तो हमें पहले से पता है। इफ द सिंडिकेट मेंबर्स फेल टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन, बहुत प्यारा, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरराइटिंग की किसकी है, लीड मैनेजर की। लेकिन अगर लीड मैनेजर बोलते हैं हमारे साथ में सिंडिकेट मेंबर भी करने वाले हैं, इफ द सिंडिकेट मेंबर फेल्स टू गो फॉर देयर अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन, द लीड मैनेजर शैल फुलफिल द अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन। समझ में आ रहा है क्या? अभी और अच्छे से देखेंगे, LIC का IPO ओपन करेंगे। The lead managers and syndicate members shall not subscribe to the issue in any manner except for fulfilling their underwriting obligation. इसका मतलब कुछ ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जो लीड मैनेजर्स हैं वो IPO में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बिड नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर इन्वॉल्व, तो आप बिड नहीं कर सकते। बट हाँ, अगर अंडर राइटिंग के कारण आपको कुछ मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज आप बिड तो नहीं कर सकते। यू कैन नॉट बाय शेयर्स इन एन IPO ऑफ द कंपनी जिसको आप लीड मैनेजर हैं। लेकिन हाँ, अगर शेयर्स पब्लिक ने नहीं लिए तो अंडर राइटिंग के कारण आपको मिल सकते हैं, आप अदरवाइज परचेज नहीं कर सकते। In case of every underwriting issue, the lead manager shall undertake minimum underwriting obligation as specified by SEBI. कि SEBI ने जो बताया उतना आपको लेना पड़ेगा, that is 90% तक उनको अंडरराइटिंग करना पड़ जाता है। Where the issue is required to be underwritten, the underwriting obligation should at least be to the extent of minimum subscription. वही SEBI जो बोलेगा और minimum subscription जो होगा, इतना आपको अंडरराइटिंग करना कंपलसरी है। मतलब अगर 100 करोड़ का इशू हो रहा है, 250 करोड़ आप पब्लिक के पास जा रहे हैं, तो इसका 90% जो है वो तो आपको अंडरराइट करना कंपलसरी है। 10% आप ओपन छोड़ सकते हो। क्यों छोड़ सकते हो 10% ओपन? क्योंकि वो तो नहीं भी मिला तो चलेगा ना। सो 90% का अंडरराइटिंग होना कंपलसरी होता है। अब यहाँ पे हम लोग रुकते हैं। परेशानी क्या है कि यहाँ पे इतना सब कुछ है ना, ऐसी इन्फॉर्मेशन छोटी छोटी जिसको ध्यान में रखना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग ऐसे ही एक बार एक काम करते हैं, LIC का जो IPO है उसका डॉक्यूमेंट देख कर आते हैं। अगर रिसेंटली लिस्टेड IPO के अंदर हमें दिख जाएगा क्या? तो जब आप कोई भी IPO देखोगे, LIC एक पॉपुलर IPO था जो अभी थोड़े समय पहले हुआ, तो उस IPO के जो ऑफर डॉक्यूमेंट आता है, एक डॉक्यूमेंट जो हमारे लिए आता है, उसमें सब लिखा होता है कि आपका लीड मैनेजर कौन है, उनके सिंडिकेट मेंबर कौन है, एवरीथिंग इज रिटन देयर। LIC ये देखो एक बार, मतलब अभी हम हमारी काम की चीज़ देखेंगे, बट मनी कंट्रोल पे जाते हो, कोई भी कंपनी पे क्लिक करोगे नीचे उसके सारी चीज़ें दिखती है, डिटेल सारे। ये देखो क्या दिख रहा है, 14 जून 2022 LIC हैज इन्फॉर्म्ड द एक्सचेंज अबाउट एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन हीरो मोटोकॉर्प। LIC को शेयर्स खरीद रही है तो किसको बताना कंपलसरी है? स्टॉक एक्सचेंज। LIC अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन 30 LODR, इंटीमेशन अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ सेबी फॉर दिस। तो ये वापस एक और चीज़ है जो LIC ने इन्फॉर्म की है। थर्ड चीज़ वापस वही चीज़, तो रिगार्डिंग न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, ये दिख रहा है। ये भी एक लिस्टेड कंपनी सांस भी लेती है तो उसको एक्सचेंज को इन्फॉर्म करते रहना है। यहाँ पे हम लोग हमारी जो चीज़ ढूंढ रहे हैं, अरे नहीं, बंद करो ये सब।
LIC का मुझे चाहिए ऑफर डॉक्यूमेंट। काश यहाँ मिल जाए। मान ही नहीं रहे तो। ना। चलो एक काम करते हैं, हम डायरेक्टली हमारे काम की चीज डाल देते हैं। LIC IPO एंड लीड मैनेजर्स। गोल्डमैन सैक्स, JP मॉर्गन अमंग बुक रनिंग लीड मैनेजर्स फॉर LIC IPO। बुक रनर कब लिखते हैं? जब बुक बिल्डिंग हो रही है। अगर मान लो फिक्स प्राइस इशू था तो बुक रनर वर्ड यूज नहीं करते। तो जो लीड मैनेजर, मर्चेंट बैंकर है, इन्हीं का एक और नाम है बुक रनर। गोल्डमैन सैक्स इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव जो लीड मैनेजर्स होते हैं वो होते हैं गोल्डमैन सैक्स, JP मॉर्गन अमंग बुक रनिंग लीड मैनेजर्स फॉर LIC IPO। LIC IPO, the book running lead manager for LIC this. The union government has finalized the book running lead manager BRLM, the much awaited initial IPO of LIC, much awaited, very much awaited. The selected BRLM includes, अब देखो कौन कौन है, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, गोल्डमैन सैक्स सिक्योरिटीज, ICICI सिक्योरिटीज, JM फाइनेंशियल्स। ये सब कौन होने वाले हैं? लीड मैनेजर्स होने वाले हैं। सब लीड मैनेजर्स होने वाले हैं। इनमें भी किसी एक व्यक्ति को स्पेसिफिकली अपॉइंट किया जाता है और ये सब लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? अंडर राइटिंग की। देखो नाम, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, गोल्डमैन सैक्स सिक्योरिटीज, ICICI सिक्योरिटीज, JM फाइनेंशियल्स, JP मॉर्गन का। तो ये क्या कहने की कोशिश है, ये उनका जो सिक्योरिटीज मार्केट का सेगमेंट है वो है। तो ICICI सिक्योरिटीज एक्चुअली ब्रोकर, ये लोग ब्रोकर भी हैं। इनके पास करोड़ों लोगों के डीमैट अकाउंट मैनेज किए जाते हैं। सो दे विल ओनली पंप इन द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस IPO। से फॉर एग्जांपल ICICI है तो उसके 1000 लोगों के पास में डीमैट अकाउंट है, तो उनको ऊपर से जो अपने पास टिप नहीं आते उसके अंदर, तो उसमें आएगा कि IPO के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सो दे हैव एन ऑब्लिगेशन टू ट्राई एंड सेल इट ऑफ, बिकॉज अगर नहीं किया तो ये जो लीड मैनेजर हैं दे विल ओनली बी द अंडरराइटर्स। तो जो लीड मैनेजर्स होते हैं उन्हीं के ऊपर रिक्वायरमेंट होती है टू अंडरराइट द एंटायर इशू। तो इसीलिए जब भी वो लोग लीड मैनेजर डिसाइड करते हैं, जैसे कि जोमेटो के हमने लीड मैनेजर्स उस दिन देखे थे, तो वो लोग इंश्योर करते हैं कि वही लोग हैं भाई कल को ये अंडरराइट भी कर पाएं। तो उनमें इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो शेयर्स को पूरा सब्सक्राइब करवा दें, ऐसा। सो लीड मैनेजर्स आर ऑल्सो द अंडरराइटर्स। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। चलो ये देखा, इनको वापस देखेंगे हम लोग, अभी छोड़ के नहीं जा रहे, बट फिर भी एक बार बात कर लेते हैं टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, द मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड इन एन इशू शेल नॉट बी लेस देन 90%। तीसरी बार बोल रहे हैं, थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट इन केस ऑफ एन ऑफर फॉर सेल ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। कि ऑफर फॉर सेल को हटा दो तो अदरवाइज 90% ऑफ द ऑफर जो है उसका आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन रहता है। वेरी ऑब्वियस, बचपन से पढ़ रहे हैं। इन केस ऑफ एन IPO, the minimum subscription to be received shall be subject to allotment of minimum number of specified securities, which stipulates that at least 25% of each class or kind of equity shares or debentures convertible into equity shares issued by company was offered and allotted to public। अब इन्होंने मिनिमम सब्सक्रिप्शन साथ में दूसरा पॉइंट क्या बताया? मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का। कि आपने ये भी ध्यान रखना है कि 90% पब्लिक, 90% का सब्सक्रिप्शन आना चाहिए और कम से कम 25% पब्लिक के पास जाना चाहिए। तो दो पॉइंट है, वेरी ऑब्वियस कि 90% जो है वो अचीव होना चाहिए और 25% ऑफ ईच क्लास हैज टू गो टू पब्लिक। ओवर सब्सक्रिप्शन, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एन अलॉटमेंट ऑफ नॉट मोर देन 1% ऑफ द नेट ऑफर टू पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अलॉटमेंट इन द मिनिमम लॉट्स। ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? संभालो संभालो, बस यही है इस पेज तक। अगर कभी भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो अपन ओवर अलॉटमेंट कर नहीं सकते हैं। ग्रीन शो ऑप्शन अगर बचपन का भी याद होगा तो उसमें शेयर्स आप अलॉट करते नहीं थे, आप लोगों से लेके देते थे। वो तो एक लास्ट ऑप्शन, अगर कुछ नहीं होता तो अलॉटमेंट होता था। तो आप कभी भी अलॉटमेंट नहीं कर सकते जितना आपने कमिट किया उससे ज़्यादा। बट व्हाट दे से, मैक्सिमम 1% का ओवर अलॉटमेंट अलाउड है। अब ये 1% का क्यों रखा गया है? आपको अगर एग्जीक्यूटिव का एक प्रोविजन याद होगा, वो हम लोग भी पढ़ेंगे 2 दिन के अंदर, फ्रैक्शनल शेयर्स का, कि जब आप अलॉटमेंट करते हैं तब आपको अलॉटमेंट में हर एक को एक लॉट देना होता है, फ्रैक्शनल पोर्शन आता है उसके अंदर। तो इन केसेस के अंदर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम अलॉटमेंट कर रहे हैं, वी हैड इशूड 1 लाख शेयर्स और हमें अलॉटमेंट करना पड़ गया है 1,52,000 शेयर्स का। ऐसा हो जाता है,
बड़ा कॉमन है, क्योंकि फ्रैक्शनल शेयर्स को जब आप अलॉट करने की कोशिश करते हैं पूरे शेयर्स जाते हैं, और उस केस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलॉटमेंट हो जाता है, एंड दैट इज वाई देव केप्ट दैट रिजर्व पोर्शन कि जब भी आप अलॉटमेंट करेंगे और सब्सक्रिप्शन के केस में 1% आप एक्स्ट्रा अलॉट कर सकते हैं. दिस इज जस्ट टू सेटिस्फाई द फ्रैक्शनल थिंग, कि फ्रैक्शन के केस में 1% भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, उतना भी नहीं होता, बट थोड़ा सा फ्रैक्शन एक्स्ट्रा अलॉट हो जाता है, दैट इज़ वेरी वेल अलाउड. बहुत आसान. और यहाँ पे आपका पूरा जो हमारा अंडर राइटिंग का टॉपिक खत्म होता है. लेकिन नहीं, अंडर राइटिंग का टॉपिक जनरली स्टूडेंट्स को परेशान कर देता है, बिकॉज एट टाइम्स वी फील लाइक कि डिफिकल्ट टॉपिक्स ट्रबल अस. ऐसा लगता है हमको क्या लगता है, इधर आ जाओ सब लोग, आज वैसे भी लेक्चर जल्दी छूटेगा आपका, तो एकदम मस्ती से 100% फोकस करो. दिस इज वॉट, हाँ एक बची ना भी तो ठीक है, इधर आओ. हमें कभी कभी लगता है कि हमें डिफिकल्ट टॉपिक्स ट्रबल करते हैं, बट यू ऑलवेज सी डिफिकल्ट टॉपिक्स नहीं, आपको इजी टॉपिक ट्रबल करते हैं कभी कभी, बिकॉज वो कुछ टॉपिक्स इतने जनरल इन नेचर होते हैं कि हमें पता है, बट अगर उस पर लिखने का है तो हम कुछ लिख नहीं पाएंगे. दैट इज अनदर एरिया विच हैज टू बी फोकस. तो अगर हम अंडर राइटिंग की बात करें तो हमें लगता है हमें सब कुछ पता है, लेकिन दीज टॉपिक्स गेट वेरी डिफिकल्ट फॉर राइटिंग एट टाइम्स. तो अगर हम पढ़ते हैं अंडर राइटिंग के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए, क्या सीखा हमने, तो अंडर राइटिंग के बारे में सबसे पहली चीज़ हमें सीखते हैं कि अंडर राइटिंग, मुझे बताओ, पब्लिक वाले पोर्शन की होती है, क्यूआईबी की होती है? सिर्फ होती है पब्लिक पोर्शन की. ठीक है, हम इधर रहते हैं. ठीक है, तो अगर हम एक एक करके पॉइंट समझना चाहते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, तो हम बात कर रहे हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस की, कि अगर बुक बिल्डिंग नहीं है तो आप अंडर राइटर को अपॉइंट कर दो एज पर अंडर राइटिंग रेगुलेशन, दैट इज ओके. अगर बुक बिल्डिंग है तो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने कह दिया कि लीड मैनेजर सिंडिकेट मेंबर हैं, ये लोग करेंगे अंडर राइटिंग. ठीक है, अंडर राइटिंग इज डन बाय द लीड मैनेजर्स एंड देयर सिंडिकेट मेंबर. इसको कुछ लोग इस तरह से भी लिखते हैं, कुछ बुक्स में ऐसा लिखा जाता है कि अंडर राइटिंग इज डन बाय द लीड मैनेजर्स, इफ लीड मैनेजर वांट दे कैन ब्रिंग इन मोर सिंडिकेट मेंबर्स. तो इसका मतलब यह है कि लीड मैनेजर ही करते हैं, बट उनको लगता है कि नहीं कुछ स्पेशल अंडर राइटर लेकर आने पड़ेंगे, तो वो और स्पेशल अंडर राइटर को भी लाते हैं, उन्हें कहा जाता है सिंडिकेट मेंबर. तो लीड मैनेजर्स और सिंडिकेट मेंबर इसकी अंडर राइटिंग करते हैं. ओके, उसके बाद में जो क्यूआईबी का पोर्शन होता है उसकी अंडर राइटिंग नहीं होती है. ओके, से पब्लिक इशू के पोर्शन की अंडर राइटिंग होती है. दूसरा पॉइंट सीखा. तीसरा पॉइंट हमने सीखा कि आपको पहले से एक अग्रीमेंट करना होता है, एक अंडर राइटिंग अग्रीमेंट एंटर करना है, जिसमें लिखा जाता है कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं हुआ, अगर लोगों ने नहीं खरीदा पब्लिक ने, तो ये लोग खुद किस प्राइस में उसको परचेज करने वाले हैं. तो अंडर राइटिंग अग्रीमेंट एंटर करना होता है, इजी. उसके बाद में हाँ, अगर लीड मेंबर फेल्स टू फुलफिल द अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन तो कौन करेंगे? लीड मैनेजर. फॉर एग्जांपल हमने भी देखा एलआईसी के आईपीओ के अंदर गोल्डमैन सैच्स बोल दो, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी बोल दो, जेपी मॉर्गन, ये तीन नाम मुझे याद है, ये तीन लीड मैनेजर हैं. कोटक, चार नाम याद आ गए, तो 4 लीड मैनेजर्स हैं. अब इनको लगता है कि नहीं यार, हम 4 नहीं, 2-3 स्पेशल अंडरराइटर भी लाते हैं, हमें तो बहुत काम होगा. ये लोग 2 सिंडिकेट मेंबर को भी ले आए, एचडीएफसी सिक्योरिटीज को ले आए और मोतीलाल ओसवाल को ले आए. ये 2 लोगों को भी ले आए. ये 2 क्या है? सिर्फ सिंडिकेट मेंबर. ये 4 क्या है? लीड मैनेजर. ये 6 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर राइटिंग की. बात समझ में आ रहा है? अंडर राइटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होगी, लेकिन व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, लीड मैनेजर तो ये 4 है ना, अगर कल को अंडर राइटिंग हुई और ये दोनों जो सिंडिकेट मेंबर आए थे ये अंडर राइटिंग नहीं कर पाए, तो फिर वापस रिस्पॉन्सिबिलिटी किन पे आएगी? इन 4 पे आएगी. तो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ लीड मैनेजर ओनली. दे कैन ब्रिंग इन अदर syndicate members, but if the syndicate members fail to fulfill their obligation, still the obligation for underwriting will fall on the lead manager. तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड मैनेजर की ही रहेगी. ठीक है, उसके बाद में ये जो लीड मैनेजर सिंडिकेट मेंबर है ये अलग से शेयर्स खरीद नहीं सकते. जो अंडर राइटिंग में अगर आए तो आए, नहीं तो वो शेयर्स खरीद नहीं सकते. मिनिमम अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन सबको कंप्लाई करनी पड़ती है, दैट इज व्हाट? मिनिमम सब्सक्रिप्शन. कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मिनिमम अंडरराइटिंग होता ही है. ये कुछ चीजें सीखी. अब देखते हैं तो बहुत ईजी है. 1 2 3 4 5 पॉइंट, सिर्फ 5 पॉइंट आपको पता होने चाहिए. देखो आ जाओ. अंडरराइटिंग में सबसे पहला पॉइंट जो मैं पता होना चाहिए कि अंडरराइटिंग हैज टू बी डन बाय लीड मैनेजर एंड सिंडिकेट मेंबर. अंडरराइटिंग टू बी डन बाय लीड मैनेजर्स एंड सिंडिकेट मेंबर. सबसे पहली चीज होगी कि लीड मैनेजर सिंडिकेट मेंबर ये लोग अंडरराइटिंग करते हैं, लेकिन इसके अंदर भी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है? लीड मैनेजर की. इफ सिंडिकेट मेंबर फेल्स टू fulfill the obligation, if syndicate member fails to fulfill the obligation, then lead manager has to fulfill. The obligation. आज हैंडराइटिंग बहुत ही गंदी है, कल से
गंदी आएगी पर बहुत गंदी नहीं आएगी यार, आज थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है। इधर आओ। चलो, तो पहले तो पॉइंट तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया ना, लीड मैनेजर और सिंडिकेट मेंबर को करना है, और अगर सिंडिकेट मेंबर नहीं किया तो लीड मैनेजर करेगा। इजी पॉइंट, इजी पीजी। फिर एक और पॉइंट हमने सीखा कि भाई क्यूआईपी पोर्शन का अंडरराइटिंग नहीं होता है। नो अंडरराइटिंग फॉर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट पोर्शन, कि क्यूआईबी पोर्शन जो होता है उसका कोई कतई अंडरराइटिंग नहीं होता है। तो उसकी कोई चिंता की बात नहीं, क्यूआईबी पोर्शन का अंडरराइटिंग नहीं होता है, सिर्फ पब्लिक इशू पोर्शन का अंडरराइटिंग होता है। ठीक है साहब, ये 3 चीज़ें हो गई, 2 चीज़ें और, एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन देखना है और एक अंडरराइटिंग अग्रीमेंट। यस, एंड देन एन अंडरराइटिंग अग्रीमेंट to be entered between company, that is issuer, कंपनी की जगह कोशिश करो आप जितना अच्छे से इश्यूअर लिख सको, इश्यूअर ही लिखना। हमारे मन में हमेशा कंपनी वर्ड आता है, लेकिन इश्यूअर इज अ बेटर वर्ड। अंडरराइटिंग अग्रीमेंट टू बी एंटर्ड बिटवीन द इश्यूअर एंड लीड मैनेजर्स, कि किस तरीके से अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन फुलफिल होगी, किस प्राइस पे फुलफिल होगी, ये सारी चीजें एक अग्रीमेंट में होगा। और लास्ट पॉइंट आपका आ जाता है मिनिमम अंडरराइटिंग आपको करनी होगी कितनी, अप टू मिनिमम सब्सक्रिप्शन, दैट इज 90%। और एक पॉइंट आता है कि सर यार अगर मान लीजिए ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो क्या हो सकता है, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन मैक्सिमम 1% ऑफ इशू साइज can be allotted, and these are the 5 points you need to remember about underwriting। बात खत्म। तो जब भी कोई बहुत जनरल टॉपिक आता है ना, तो उसमें ध्यान रखो कि अपने दिमाग में पॉइंट सेट कर लो, सो दैट यू विल बी एबल टू स्ट्रक्चर इट अप। कि हाँ, क्योंकि अंडरराइटिंग आगे तो एग्जाम में समझने लिखो क्या, अंडरराइटिंग करनी है, 90 करनी है, करो। तो देन हम थोड़ा सा स्टक हो जाते हैं। तो मानो से 5 पॉइंट अंडरराइटिंग करनी है, कौन करेगा, लीड मैनेजर, सिंडिकेट मेंबर करेंगे। प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, लीड मैनेजर की। बात खत्म। उसके बाद हम लोग आते हैं कि भैया क्यूआईपी पोर्शन का कोई अंडरराइटिंग नहीं होता है, वो होता है पब्लिक इशू पोर्शन का ही। फिर आ जाता है कि अंडरराइटिंग जो करेंगे ना, उस टाइम पे अंडरराइटिंग अग्रीमेंट करना होगा, जिसमें लिखा होगा कि जो भी लीड मैनेजर है वो किस प्रकार से अंडरराइटिंग के शेयर्स खरीदने वाले हैं और वो किस रेट में शेयर्स खरीदने वाले हैं। उसके बाद में 2 पॉइंट आ जाते हैं। इस चीज़ को यहाँ पे 2-3 बार लिखा है, बट वही है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो 90% का होता है उतना तो अंडरराइटिंग होगा ही होगा, और ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो मैक्सिमम 1% आप ओवर अलॉट कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप ओवर अलॉट नहीं कर सकते। तो इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन मैक्सिमम 1% ऑफ इशू साइज कैन बी अलॉटेड एक्स्ट्रा, सिंपल, एंड दैट इज ऑल अबाउट द एंटायर अंडरराइटिंग का टॉपिक। आज थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, तो उसके अंदर हम लोग बस इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा आज हम नहीं करने वाले हैं। आज क्या होने वाला है यारों, आप ये पेन डाउन कर लो। आज थोड़ा सा आपका जिसकी पहले पेन डाउन कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे का रूटीन कैसा है। इसके पहले का पूरा पेन डाउन किया हुआ है हमने, सिर्फ ये 2 पेन डाउन करना है। पेज नंबर 1.15 ये तो किया है ना, ये हुआ है ना, हाँ हाँ एकदम आराम से देखो, ये भी हो गया, हाँ हाँ कोई गुस्सा मत करो, आराम से, ये भी हो गया, ठीक है। तो करना तो यही दोनों है ना, हाँ तो मैं उर्दू में कह रहा था गधो। 1.15 पे ऊपर ये ड्रॉ कर लो, ओपनिंग ऑफ द इशू, और नीचे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। वन पॉइंट 1.15 मतलब कंसेप्ट सिंपल समझना, जहां पे टॉपिक होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे 90% लिखना है हमको। 90% मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में वहीं लिखवाऊंगा, कुछ केसेस के अंदर कहीं और लिखवा दूंगा। हाँ जी सर, रेड एंड प्रोस्पेक्टस बात तो कुछ लिखा ही नहीं मैंने, शेल्फ उसके नीचे शेल्फ प्रोस्पेक्टस, ठीक है। एंड आई होप यू आर रिवाइजिंग डेली, क्योंकि जब फिर मैं पूरा रिवाइज करवाऊंगा ना, तब आपको पूरे टिप्स पे रहेगा तो बेस्ट रहेगा।
तो सिर्फ ICDR में इतना फेवर करना कि आप डेली बेसिस पे क्यूमुलेटिव तरीके से रिवाइज करते रहो. Yes, folks. पीछे लास्ट में चल रहा है अभी. हो गया है सबका. हो गया. चलो बस. Yes, people. Is it done? Nope, nope, nope. Okay. कर लो यारो, कोई परेशानी नहीं है. कल से कम गंदी हैंडराइटिंग में करेंगे काम. ठीक है. हे भगवान. हाँ जी. जो लीड मैनेजर सिंडिकेट मेंबर्स लाएंगे जी. उनको अंडरराइट करने के लिए
जी कुछ कॉन्ट्रैक्ट या फिर ऐसा तो होता होगा, बिल्कुल होगा सिंडिकेट में अब लिखा है कि सिंडिकेट में पेड हो सकता है, जी तो पेड होने के बाद उनको स्यू भी कर सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, बट कंपनी के लुकआउट से कह रही है कि कंपनी को उस टाइम पे अंडरराइटिंग कौन करेगा? सिंडिकेट मेंबर्स नहीं कर पा रहे हैं, तो शेयर्स कौन खरीदने वाला है? तो शेयर्स खरीदेंगे उस टाइम पे लीड मैनेजर्स। तो बाद में स्यू किया जा सकता है अगर आपका क्वेश्चन है तो। जी हाँ, चलो यार सुनो, 1 मिनट बाद अच्छे से सुन लो, फिर भागो आराम से। सुनो 1 मिनट के लिए। आईबीसी आज हम स्टार्ट करेंगे 145 पे, सुनना अच्छे से। 145 पे आईबीसी स्टार्ट करेंगे, सो दैट 145 to 3 हम आईबीसी कर पाएंगे, एंड 3:15 से लेके 4:15 में सौम्य मैम इंटेंड्स टू टेक सम एक्स्ट्रा लेक्चर, ठीक है ना? तो वो आपका हो जाएगा, और सो दैट जो आगे से कहानी भी अच्छे से कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है? हाँ सुनो, अरे 1 मिनट सुनो ना मेरी बात को। एक काम करना, क्लास में तो आ जाओ, फिर उसके हिसाब से देखते हैं। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से एडजस्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना? तो बस ये है कि एक बार मैं इन्फॉर्म करता हूँ, तो इस तरह से रहेगा। आप लोग फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म चीज़ ये है 145 पे क्लास में आओ, ठीक है? 2 बजे नहीं आने का, 145 आने का। अच्छा चलो।